व्यष्टि और समष्टि जो दोनों शब्द है, इन दोनों शब्दों की रचना और इसका प्रयोग सबसे पहले कैसे आपको लिखना चाहिए, क्या तरीका होगा, किन बातों को एग्जामिनेशन में ध्यान रखना होता है। अर्थशास्त्र में चाहिए शब्द का प्रयोग है। समझ जाना कि अर्थशास्त्र कौन सा है, आदर्शक अर्थशास्त्र है। जर्मनी के बहुत ही फेमस अर्थशास्त्री हैं गॉसेन, और इसीलिए इस नियम को हम लोग कहते हैं गॉसेन का पहला नियम। इसमें टेबल और डायग्राम को शामिल करिए तो आपके अंक बिल्कुल भी नहीं कटेंगे। सरकारी बजट क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हेलो विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। कॉमर्स वाला हिंदी मीडियम चैनल के ऊपर एक बेहतरीन सीरीज चलाई जा रही है। जैसे कि आपने मैथमेटिक्स के लिए सारे कंसेप्ट देखे हैं, अब आपको इकोनॉमिक्स के लिए और इसी प्रकार से व्यवसाय अध्ययन और लेखा शास्त्र के लिए भी मिलने वाला है। सो हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं यूपी बोर्ड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के ऊपर। अति लघु उत्तरीय प्रश्न हम यहाँ पर शामिल किए हुए हैं अर्थशास्त्र के लिए। तो जितने भी बच्चे क्लास 12वीं में हैं और खास करके यूपी बोर्ड के हैं तो जरूर पूरे सेशन को देखेंगे। एक एक क्वेश्चन आपको हम डिटेल में बताने वाले हैं, जिस तरीके से आपको आंसर राइटिंग करना चाहिए हूबहू आपको यहाँ पर सारे कंसेप्ट मिलने वाला है। और सही और सटीक बात करें तो परिभाषा पर आपको विशेष तौर पर ध्यान देने के लिए हमेशा कहते हैं। तो पूरा का पूरा जो सीरीज है ये आपके लिए है खास, चूंकि आप देख रहे हैं यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए है और अति लघु उत्तरीय प्रश्न पर आज बात कर रहे हैं। लेकिन इसी प्रकार से हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्न तक भी पहुंचने वाले हैं। तो पूरा सेशन बहुत ही मजेदार है, बहुत ही बेहतरीन है। यहां पर देख लीजिए पिछले वर्षों में जितने भी प्रश्न आपसे पूछे गए, ठीक है ना, उन सभी प्रश्नों को हम यहां पर शामिल करने वाले हैं। लेकिन एक छोटा सा बात आपको ध्यान रखना होगा, खास करके अर्थशास्त्र के लिए। 2019 में ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं था अर्थशास्त्र को लेकर के, सो हम लोग उसके क्वेश्चंस नहीं करने वाले हैं। यहां पर चूंकि बहुत सारे क्वेश्चन रिपीटेड भी हैं तो हम लोग यहां पर लिखे हुए जरूर कि 5 वर्षों का प्रश्न पत्र है, लेकिन 2024, 23, 22, 20 इन सारे प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है, उम्मीद है समझ आ गया होगा कि मैंने आपको क्या कहा है। अब देखो यहां पर शुरुआत हो जाता है वर्ष 2022 से। 2022 में जो भी प्रश्न पूछे गए यूपी बोर्ड के अंदर और उसमें से जो भी अति लघु उत्तरीय प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों को हमने आज यहां पर शामिल करा है। ठीक है, तो बहुत ही बेहतरीन एक एक करके सारी चीजें बताते हैं आपको कि कैसे आपको लिखना चाहिए, क्या तरीका होगा, किन बातों को एग्जामिनेशन में ध्यान रखना होता है, सब कुछ हम लोग बीच बीच में बात करते रहेंगे। ठीक है ना। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है और ये कौन से चैप्टर से संबंधित है, तो इसमें हम लिख देते हैं अध्याय 1। ठीक है ना, अध्याय 1 ये पहले अध्याय से संबंधित है। अब यहां पर देखोगे क्वेश्चन कह रहा है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र से आप क्या समझते हैं, यानी कि व्यष्टि जिसे हम अंग्रेजी में माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। तो ये माइक्रो का अर्थ क्या होता है, छोटा, और मैक्रो MACRO मैक्रो का अर्थ होता है बड़ा। तो ये छोटा कंसेप्ट है, यानी कि अर्थशास्त्र हम लोग 2 भागों में पढ़ते हैं। क्लास 12वीं के लिए जो स्टेट बोर्ड के बच्चे हैं वो पढ़ते हैं व्यष्टि और समष्टि। तो ये क्वेश्चन भी कह रहा है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र से आप क्या समझते हैं। तो ये देखिए एनसीईआरटी का व्यष्टि अर्थशास्त्र है। एनसीईआरटी का जो व्यष्टि अर्थशास्त्र है उसमें लिखा हुआ है व्यष्टि अर्थशास्त्र एक परिचय, और ये कक्षा 12वीं के बच्चों के लिए होता है, स्टेट बोर्ड में ध्यान रखेंगे। और चूंकि हम यूपी बोर्ड के लिए विशेष करके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिए हुए हैं तो यूपी बोर्ड के बच्चे तो पूरा का पूरा सेशन देखेंगे ही देखेंगे। ठीक है, यहां पर देखो शुरुआत में जब आंसर राइटिंग आप करोगे तो ये बातें बिल्कुल तय कर लेना कि अर्थशास्त्र का ही 2 हिस्सा है, तो हम लोग केवल पहले के बारे में बात कर रहे ना, इसलिए आंसर राइटिंग आपको करते समय ध्यान रखना होगा कि हम इनके भागों के बारे में चर्चा करें। जैसे कि अर्थशास्त्र का वह भाग, चूंकि अर्थशास्त्र 2 हिस्सों में बटा हुआ है, व्यष्टि और समष्टि, और इन दोनों को सबसे पहले व्यष्टि और समष्टि जो दोनों शब्द है, इन दोनों शब्दों की रचना और इसका प्रयोग सबसे पहले रैगनर फ्रिश ने किया था वर्ष 1933 में। वो ओस्लो विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे। अब यहां पर समझिएगा कि अर्थशास्त्र का वह भाग जिसके अंतर्गत अर्थव्यवस्था के छोटे छोटे आर्थिक चरों एवं व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन किया जाता है उसे व्यष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या हो गया कि अर्थशास्त्र का वह भाग जिसके अंदर हम व्यक्तिगत इकाइयों का या फिर छोटे आर्थिक चरों का अध्ययन करते हैं। ये छोटा आर्थिक चर कहने का मतलब क्या है, जैसे समझिए एक व्यक्ति ने कुछ वस्तु की मांग करा, तो एक व्यक्ति के द्वारा किया गया मांग व्यक्तिगत चर है या फिर छोटा चर है। इसी प्रकार से कोई एक फर्म या फिर एक उद्योग के द्वारा वस्तु की गई पूर्ति व्यक्तिगत पूर्ति, तो उस व्यक्तिगत पूर्ति को भी आप क्या कहेंगे, छोटा आर्थिक चर। मतलब यहां पर समझिए देश या फिर पूरी दुनिया के अंदर में तो करोड़ों लोग हैं, अरबों लोग हैं।
अब इन सब की मांग की बात नहीं कर रहे हैं, केवल एक व्यक्ति, एक फर्म, इन तरह की बात कर रहे हैं। तो इनके द्वारा जो भी वस्तु की मांग या पूर्ति की जाती है इसे हम छोटा आर्थिक चर कहेंगे, ठीक है ना। तो छोटे आर्थिक चरों और व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन कहां होता है? व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंदर होता है, ये तो पता चल गया। तो आप इसको बता दीजिएगा कि इसमें हम लोग व्यक्तिगत उपभोक्ता के बारे में पढ़ते हैं, यानी कि इंडिविजुअल कंज्यूमर, जैसे कि हम एक व्यक्ति हैं भाई अब हमने कोई वस्तु की मांग करा तो हम यहां पर जो है ना उस वस्तु को खरीद रहे हैं, तो हम क्या हो गए? व्यक्तिगत उपभोक्ता, यानी कि खास एक के बारे में बात किया जा रहा है। इसी प्रकार से एक परिवार के अंदर तो कई सारे लोग हो सकते हैं, लेकिन हम गांव के सभी परिवार की बात नहीं कर रहे हैं, केवल एक परिवार के अंदर कुछ वस्तु खरीदा गया, तब यहां पर हम क्या कहेंगे? व्यक्तिगत उपभोक्ता ही कहेंगे, या फिर व्यक्तिगत परिवार भी आप कह सकते हैं। इसी प्रकार से व्यक्तिगत फर्म, व्यक्तिगत उद्योग, इन सब का अध्ययन व्यष्टि अर्थशास्त्र में किया जाता है, ठीक है ना। अब देखिए, चूंकि हम लोग व्यष्टि अर्थशास्त्र में इस बात को भी पढ़ते हैं कि किसी भी वस्तु का मूल्य या फिर किसी भी सेवा का मूल्य, किसी भी साधन का मूल्य कैसे निर्धारित होता है, कैसे तय हो गया कि इस वस्तु का दाम 1000 रुपये रहेगा कि 10,000 रुपये रहेगा कि 50,000 रुपये रहेगा। समझ पा रहे हैं? मतलब हर एक वस्तु का कुछ ना कुछ तो कीमत है, लेकिन उसका कीमत कैसे तय किया जाता है? मांग और पूर्ति के सिद्धांत द्वारा, ठीक है ना। और वो मांग और पूर्ति का सिद्धांत आपको व्यष्टि अर्थशास्त्र में मिलता है। इसीलिए अब चूंकि हमने ये कह दिया कि वस्तु का मूल्य कैसे तय होगा, सेवा का मूल्य कैसे तय होगा, या फिर किसी साधन का मूल्य कैसे तय होगा, ये सारे सिद्धांत जो है ना व्यष्टि अर्थशास्त्र में ही पढ़ा जाता है। इसीलिए व्यष्टि अर्थशास्त्र को हम लोग कीमत सिद्धांत या फिर मूल्य सिद्धांत के नाम से जानते हैं। अंग्रेजी में इसे प्राइस थ्योरी कहा जाता है। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इसको प्राइस थ्योरी कहते हैं। तो अब कोई भी बच्चा ये कंफ्यूजन में नहीं रहेगा कि सर व्यष्टि क्या है। व्यष्टि का अर्थ होता है छोटा, जिसमें हम व्यक्तिगत चरों या व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन करते हैं। इसको हम लोग कीमत सिद्धांत कह रहे हैं, यानी कि व्यष्टि अर्थशास्त्र का दूसरा नाम है कीमत सिद्धांत या फिर मूल्य सिद्धांत कहिए, या फिर अंग्रेजी में कह दीजिए प्राइस थ्योरी, ठीक है ना। तो ये बातें क्लियर हो गई। देखो, इसी प्रकार से आपको आंसर राइटिंग करनी है, ज्यादा आपको लेंदी नहीं बनाना है, बिल्कुल सटीक बातें लिखिए, जैसा कि आपको मैं सजेस्ट करते जा रहा हूं। एक एक करके सारे प्रश्नों पर डिटेल में बात करने वाले हैं, ठीक है ना। चलिए भैया आगे बढ़ते हैं सेकेंड क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि आदर्शक अर्थशास्त्र क्या है। तो ये भी जो क्वेश्चन है ना, ये भी आपका अध्याय, ठीक है, अध्याय 1 से संबंधित है। ये भी आपका क्वेश्चन कहां से है? अध्याय 1 से। आपको किसी ने सलाह दिया है? हाँ सर दिया है ना। आप तो रोज सलाह देते हो कि भाई ऐसे नहीं पढ़ो, ऐसे पढ़ो, ठीक है। तो इसी प्रकार से ना सिर्फ शिक्षक बल्कि आपके डॉक्टर, है ना, जब आप बीमार पड़ जाते हो, भगवान ना करे कि आप बीमार पड़े, लेकिन जब आप बीमार पड़ जाते हो डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर आपको सलाह देते हैं, बेटा ये खाना है, ये नहीं खाना है, ठीक है। बाहर की चीजें तुम बहुत ज्यादा खा लेते हो, सो अवॉइड करना है। ये सारी चीजें सजेस्ट करते हैं या नहीं? हाँ सर करते हैं। तो इसका मतलब डॉक्टर या टीचर आपको सलाह दे रहे हैं, परामर्श दे रहे हैं। ऐसा ही काम अर्थशास्त्र का भी होता है। अर्थशास्त्र जहां पर भी आपको सलाह दे रहा है, परामर्श दे रहा है, तो ऐसे अर्थशास्त्र को हम लोग आदर्शक अर्थशास्त्र कहेंगे, यानी कि नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स कहेंगे। अब क्या बात हो गई सर? देखो, देश के अंदर में गरीबी है या नहीं? हाँ है। देश में बेरोजगारी है या नहीं? हाँ है। लेकिन क्या ये होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब गरीबी नहीं होना चाहिए, ये सुझाव कौन देगा? आदर्शक अर्थशास्त्र, ठीक है ना। महंगाई देश के अंदर है या नहीं? हाँ सर बहुत ज्यादा है। लेकिन क्या महंगाई होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। तो ये सारा सलाह कौन दे रहा है? आदर्शक अर्थशास्त्र। यानी कि जहां पर भी आप देख लीजिएगा चाहिए शब्द का प्रयोग किया हुआ है, तो इसका मतलब आदर्शक अर्थशास्त्र की बात वहां पर आ गई है। जैसे कि देखो, क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ऐसा कहीं भी मिल गया तो समझो आदर्शक अर्थशास्त्र बात कर रहा है। आदर्शक अर्थशास्त्र कोई भी समस्या को लेकर के ना, उसे समाप्त करने को लेकर के या फिर उन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अलग अलग क्रियाविधि पर बात करता है कि असल में क्या करना चाहिए, क्या होना चाहिए। यानी कि आपको मेन ध्यान देना है यहां पर, मुख्य रूप से क्या ध्यान देना है? चाहिए शब्द पर, ठीक है ना। अब देखो, चूंकि आदर्शक अर्थशास्त्र जो है वो आर्थिक विश्लेषण में हम ये समझ पाते हैं कि कोई भी विधि या प्रणाली जो अपनाई जा रही है वो हमारे लिए अनुकूल है भी या नहीं। जैसे कि
आप कहें, मान लो कि गरीबी देश के अंदर में बहुत ज़्यादा है, लेकिन असल में गरीबी बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एक तरीके से अर्थव्यवस्था को ये पीछे खींचता है, ठीक है ना। देश में अगर सभी लोग पढ़े लिखे रहेंगे, सभी लोग शिक्षित रहेंगे, सबका स्वास्थ्य बेहतर होगा, देश की वर्किंग इफिशिएंसी ज़्यादा होगी, देश जल्दी तरक्की करेगा। तो इसलिए कह रहे हैं कि ये आदर्शक अर्थशास्त्र आपको सलाह देता है कि भैया देश की स्थिति सही नहीं है, असल में इसको ऐसे करना चाहिए, ये समस्या ऐसे हल होना चाहिए। बात समझ रहे हैं? तो जहां पर भी देख लीजिएगा अर्थशास्त्र में चाहिए शब्द का प्रयोग है, समझ जाना कि अर्थशास्त्र कौन सा है, आदर्शक अर्थशास्त्र है, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है। जनरली आपको ऐसा पेरेंट्स सलाह देते होंगे, बेटा ये ऐसे पैसा मत खर्च करो, ऐसा खर्च नहीं करना चाहिए, पढ़ाई लिखाई पर खर्च करो, तुम्हारे लिए अच्छा है, ठीक है। कई बार आप धार्मिक स्थल पर गए होंगे, है ना, तो आपको कहते हैं कि नहीं, जूते चप्पल पहले ही खोल लेना चाहिए, बाद में प्रवेश करना चाहिए, है ना, बाहर ही जूते चप्पल खोल लेना चाहिए। तो ये सब हर जगह आपको क्या दिया जा रहा है, सलाह। ठीक उसी प्रकार से आदर्शक अर्थशास्त्र का काम क्या है, सलाह देना या फिर परामर्श देना। अब ये कभी नहीं भूलोगे, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है ह्रासमान उपयोगिता नियम क्या है। ये आपका अध्याय 2 से संबंधित है, ठीक है, अध्याय 2 से संबंधित है। और ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार ये क्वेश्चन आप देखेंगे तो रिपीट करके पूछा ही जाता है, कई बार पूछा गया है। तो दूसरे अध्याय का नाम आप जानते हैं, उपभोक्ता व्यवहार का सिद्धांत और मांग, तो उसी चैप्टर से संबंधित है ये, ठीक है। अब देखोगे कि यहां पर कह रहा है कि ह्रासमान मतलब वैल्यू जो है वो डिक्रीज हो रही है, लेकिन किसकी, उपयोगिता की। अब कहोगे सर उपयोगिता क्या है। देखो जब कोई भी वस्तु हम लोग उपयोग में लाते हैं तो उससे कुछ ना कुछ हमें संतुष्टि मिलती है, तो कहीं ना कहीं वस्तु में क्षमता होगा, तभी तो हमारी जरूरत पूरी हुई। हाँ सर हुई। तो इसका मतलब वस्तु में जो क्षमता होता है मानव की इच्छाओं को पूरा करने के लिए, मानव की जरूरतों को पूरा करने के लिए, तो वस्तु की उसी क्षमता को हम लोग उपयोगिता कहते हैं। अब समझ आया, यानी कि किसी भी वस्तु में मानव की जरूरत, मानव की इच्छाओं को पूरा करने के लिए कुछ ना कुछ क्षमता होता है, और वस्तु की इसी क्षमता को हम लोग उपयोगिता कहते हैं, यूटिलिटी कहते हैं। तो उपयोगिता ऐसा होता है, इसमें एक नियम क्या बन जाता है, जैसे जैसे आप किसी एक तरह की वस्तु को लगातार उपभोग करते जाते हो, ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करते जाते हो, आप धीरे धीरे बोर होते चले जाते हो। तो यही कह रहे हैं क्या, कि यहां पर एक नियम बन गया। क्या बन गया कि यहां पर देखिएगा डिमिनिश हो रहा है लगातार, यानी कि घट रहा है यूटिलिटी क्या हो रहा है, डिमिनिश हो रहा है। डिमिनिश होने मतलब घटना, और कैसा घटते जा रहा है, लगातार कम होते जा रहा है, नहीं की, ठीक है। जैसे कि आपको मान लीजिए आइसक्रीम बहुत ज्यादा पसंद है, बिल्कुल इस बच्चे की तरह। अब आइसक्रीम बहुत ज्यादा पसंद है, तो इसका मतलब क्या, आप कभी बोर नहीं होगे खा करके, होगे। सबसे पहले आपकी शक्ल देखो ऐसा था, आपने कहा बहुत मजा आया, हम तो 5 स्टार देंगे। रेटिंग आपसे मांगी गई, आपने कहा मैं तो 5 स्टार दूंगा। फिर अगला बार फिर से आपको आइसक्रीम मिल गया, लेकिन अब देखिए स्टार मात्र 4 दिया है आपने। इसका क्या मतलब है कि आपको पहले आइसक्रीम बहुत अच्छा लगा, वही आइसक्रीम है, हूबहू वही, उसका टेस्ट वगैरह कुछ भी नहीं बदला, शेप साइज सब कुछ वही है ना, आप भी वही हैं लेकिन यहां पर देखिएगा आपका मन बदल गया है, यानी कि पहले आइसक्रीम से ज्यादा संतुष्टि मिल रहा था, लेकिन अगली बार फिर से आइसक्रीम खाया तो थोड़ा सा कम संतुष्टि मिला। संतुष्टि मिला तो जरूर, लेकिन पहले की अपेक्षा कम मिला है। अगली बार भी ऐसा ही हुआ कि पहले की तुलना में और कम संतुष्टि मिला, जबकि आइसक्रीम वही है, शेप साइज कलर टेस्ट सब कुछ वही है। अगली बार फिर से आइसक्रीम खाया, फिर से संतुष्टि पहले की अपेक्षा कम हो गया। अगली बार फिर से खाया, है ना, इस बार तो आप कह रहे हो कि नहीं हम तो सिर्फ सिंगल स्टार देंगे भाई, ठीक है, क्योंकि मुझे उतना अच्छा नहीं लगा। आप ऐसा क्यों कर रहे हो, जबकि आइसक्रीम में कोई स्वाद वगैरह में कोई भिन्नता नहीं है, इसके कलर टेस्ट शेप साइज में कोई भिन्नता नहीं है। तो फिर आपने ऐसा क्यों किया कि पहले आप 5 स्टार दे रहे थे और धीरे धीरे करके आप कम होते चले गए। तो ऐसा इसलिए भाई, क्योंकि आप अगर मान लीजिए खाना खाने बैठे हैं, मम्मी ने आपको आज भी दाल चावल दे दिया, जैसे कि कल दिया था, और पिछले 1 हफ्ते से लगातार ये चल रहा है, दाल चावल उपभोग करके आप परेशान हो जाते हो कई बार, और मम्मी से कहते हो मम्मी कुछ तो बदलाव कर लो, स्वाद में थोड़ा सा तो भिन्नता ले आओ, भले ही दाल में नमक की मात्रा ज़्यादा कर दो, लेकिन कुछ तो डिफरेंट करो। तो यहाँ पर इसीलिए हम लोग, क्योंकि स्वाद में भिन्नता नहीं रहती, अगर हर बार आप एक ही तरह की वस्तु को उपभोग करते जाते हो तो आप बोर फील करते हो।
इसी सिद्धांत को दिया था जर्मनी के बहुत ही फेमस अर्थशास्त्री हैं गॉसेन, और इसीलिए इस नियम को हम लोग कहते हैं गॉसेन का पहला नियम। तो पूछा भी जा सकता है कि गॉसेन का पहला नियम से आप क्या समझते हैं, या फिर ह्रासमान उपयोगिता नियम क्या है, या फिर सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम किसे कहते हैं। ये अलग अलग तरीके से 3 टाइप से क्वेश्चन बन सकता है। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम किसे कहते हैं, ह्रासमान उपयोगिता नियम क्या होता है, या फिर गॉसेन का पहला नियम किसे कहा जाता है। ये 3 तरीके से सवाल पूछ सकता है, जवाब आपको ऐसा ही देना है। देखो कैसे कह रहे हैं, यदि अन्य बातें समान रहे तो। ये अन्य बातें क्या हुआ, जिसे हमने आपको उदाहरण देते समय कहा कि वस्तु का शेप, साइज, कलर, टेस्ट कुछ भी नहीं बदला है, यहां तक कि आपकी उपभोग की रुचि भी नहीं बदली है, ठीक है ना। लेकिन देखिए हो क्या रहा है, जैसे जैसे उपभोक्ता जैसे जैसे किसी एक वस्तु की अधिक इकाइयों का उपभोग करते जाता है, वैसे वैसे उस वस्तु की अगली इकाइयों से प्राप्त होने वाली उपयोगिता क्रमशः मतलब लगातार घटते चली जाती है। इसे ही ह्रासमान उपयोगिता नियम कहते हैं। यानी कि पहले हमें आइसक्रीम से ज्यादा संतुष्टि मिल रहा था, अगली बार फिर से आइसक्रीम खाया लेकिन पहले के अपेक्षा कम संतुष्टि मिला, और लगातार इस प्रकार से मिलने वाली संतुष्टि का स्तर घटता चला गया। अब चूंकि लगातार कोई घटना एक ही तरह से होते रहता है, तो उसे ही हम लॉ कहते हैं या फिर नियम कहते हैं। बातें क्लियर हो गई या नहीं। ह्रास कहने का मतलब क्या होता है, कमी होना, मान मतलब वैल्यू, तो यानी कि उपयोगिता का जो मान है वो कम होते जा रहा है, वैल्यू कम होते जा रही है। ये इस बातें समझ आ गई, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर मैंने कहा गॉसेन का पहला नियम कहलाता है कौन, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, या फिर ह्रासमान उपयोगिता नियम का दूसरा नाम है गॉसेन का पहला नियम। गॉसेन का पहला नियम कौन कहलाता है, ह्रासमान उपयोगिता का नियम, ठीक है। बातें क्लियर हो गई होगी बहुत अच्छे से। अब बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछा है, ये भी आपका अध्याय 2 से संबंधित है, ठीक है ना, अध्याय 2 से संबंधित है। देखिए भाई, जितने मैं क्वेश्चन आपको करवा रहा हूं ना, सब के सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये तो बातें तय है। सब वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में आ रहे हैं, यहां से फुल के फुल मार्क्स आपको मिल जाते हैं। इन सारे प्रश्नों में अंक कटने की संभावना बिल्कुल भी नहीं होती। आप कंटेंट लिखो ना, जैसा मैं सजेस्ट कर रहा हूं, कम से कम उसे फॉलो करके तो देखिए ना, आपके स्कोर बेहतर होंगे, मुझे भी खुशी मिलेगी। कैमरे के इस साइड मान लेना कि आपका छोटा भाई सही है, लेकिन आपको सजेस्ट कर सकते हैं अभी इस वक्त, ठीक है। चलो समझ गए होंगे। अब यहां पर देखोगे बाजार मांग वक्र क्या होता है। देखिए बाजार में एक तरह की वस्तु को खरीदने वाले कई सारे कंज्यूमर होते हैं। यहां पर अलग अलग वस्तु की बात नहीं कर रहे हैं, यही तो कंसेप्ट है। हम जो है यहां पर ये मान ले रहे हैं कि कंज्यूमर यानी कि उपभोक्ता या फिर बायर, क्रेता, जो भी आप कहें, खरीदने वाला व्यक्ति कई सारा है, और वो कई सारे लोग एक ही तरह की वस्तु मान लीजिए खरीद रहे हैं। ऐसा ही कंसेप्ट है ये। मान लो कि ये स्टाइलस सभी लोग परचेज करना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं। अब सबके लिए कीमत तो एक ही होगा, ऐसा नहीं कि अलग अलग कंज्यूमर के लिए अलग अलग कीमत होता है, कीमत तो एक ही होता है क्योंकि वस्तु वही है, ठीक है ना। अब देखो, अगर मैं ये कहूं कि जिस समय वस्तु का कीमत 4 रुपए था, तो एक व्यक्ति जो है मांग कर रहा था कितना, 1 इकाई, और दूसरा व्यक्ति कितना मांग कर रहा था, 2 इकाई। तो बाजार में इस वस्तु की मांग कुल मिलाकर के कितनी हो गई, 3 इकाई। आप तो यही कहोगे ना, क्योंकि कंज्यूमर की संख्या यहां पर कितनी है, 2 है। पहला व्यक्ति ने डिमांड करा, दूसरे व्यक्ति ने जो डिमांड करा, ठीक है। यहां पर देखिएगा, लेकिन जैसे ही कीमत घट जाता है, पहले तो 4 रुपए कीमत था, अब 3 रुपए हो गया, तो जैसे ही कीमत घटा, लोगों ने डिमांड बढ़ा दिया। पहला व्यक्ति जो पहले 1 इकाई खरीद रहा था, अब कह रहा है कि हम तो 2 इकाई खरीदेंगे, और दूसरा व्यक्ति कह रहा है हम तो 3 इकाई खरीदेंगे। ठीक है भाई, खरीद लो, जो भी मर्जी करता है, आप 10 इकाई भी खरीद सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहां पर देखेंगे आप, बाजार मांग पहले कितना था, 3, लेकिन अब कितना है, 5, क्योंकि यहां पर दोनों को जोड़ करके देखिए, 2 और 3 कितना हो जा रहा है, 5, तो वही दोनों की मांग को जोड़ करके बाजार मांग निकाला जा रहा है। अब देखोगे, लेकिन जैसे ही फिर से कीमत घटा, इसने भी अपना मांग बढ़ा दिया, 2 इकाई से 3 इकाई कर दिया, इसने भी अपना मांग 3 इकाई से 4 इकाई कर दिया। अब यहां पर मांग कितना हो रहा है, 7 इकाई हो रहा है। कुल मिलाकर के बाजार मांग कितना हो गया, 7 इकाई। अब देखोगे, अब यहां पर 1 रुपये कीमत पर बाजार मांग कितनी है, तो एक व्यक्ति के द्वारा 4 इकाई मांग किया जा रहा है और दूसरे व्यक्ति के द्वारा 5 इकाई मांग किया जा रहा है। तो दोनों को मिला दीजिए, तो 4 और 5 कितना हो गया, 9 इकाई, यानी कि यहां पर बाजार मांग हो गया फिर 9 इकाई।
तो देख रहे हैं अलग अलग कीमत पर इनका व्यक्तिगत मांग अलग अलग है, और अलग अलग कीमत है, अलग अलग बाजार मांग भी है। यानी कि जैसे ही कीमत घटता है बाजार मांग बढ़ जाता है, जैसे ही कीमत घटा फिर से बाजार मांग बढ़ गया, कीमत घटा बाजार मांग बढ़ गया। यानी कि वस्तु का मूल्य और बाजार मांग के बीच में कैसा संबंध है? विपरीत संबंध है। कीमत घटेगा बाजार मांग बढ़ेगा, स्वाभाविक सी बात है। अब देखिए इसी के हेल्प से आपको कह रहा है यहां पर कर्व बनाने के लिए या फिर वक्र बनाने के लिए, ठीक है ना। तो आप कैसे बनाओगे, यहां पर थोड़ा सा बात ध्यान रखना होगा, ठहर करके चलिए इस क्वेश्चन में, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। अब यहां पर हमने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ले लिया, वाई एक्सिस है, ये अपना एक्स एक्सिस है, ठीक है। चलिए मैं ये करता हूं, चूंकि प्राइस देखिए 1 2 3 4 ऐसे है, तो 0 से शुरू होगा और मूल्य कहां पर रहता है, तो ध्यान रखिएगा, मैं यहां पर अलग कलर से कर दूं तो अच्छा रहेगा। ये अपना एक्स एक्सिस है। अब देखो यहां पर रहेगा मूल्य, ठीक है ना। यहां देखिए 0 से यहां पर हमने कर दिया 1, आगे हम कर दे रहे हैं 2, ये हो गया 3 रुपये प्राइस और ये 4 रुपये प्राइस। क्योंकि मूल्य कहाँ रखा जाता है, वाई अक्ष पर, इसीलिए वाई अक्ष को क्या कहते हैं, मूल्य अक्ष कहते हैं। नोट कर लीजिएगा, इसको क्या कह रहे हैं, मूल्य अक्ष कह रहे हैं, ठीक है ना, मूल्य अक्ष कह रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा। एक्स अक्ष पर लिखेंगे मांग की मात्रा, इसीलिए इसको हम लोग मात्रा अक्ष भी कह सकते हैं, मात्रा अक्ष। क्यों कहेंगे मात्रा अक्ष, क्योंकि यहां पर हम लोग मांग की मात्रा को लिखते हैं, ठीक है ना, मांग को लिख दिया। अब देखो अब इधर इकाई लिखना है, तो सबसे बड़ा इकाई इसमें बाजार मांग वाले में देख लेना कितना है, 9, मतलब कि 1 2 3 4 करके आप कर सकते हो, इधर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हमने कर दिया 1 2 3 4, थोड़ा सा रुकिए, 4 5 6 7 8, आगे मान लेते हैं इधर 9 है, ठीक है ना, समझ तो आ ही गया होगा। अब देखोगे अब देखिए यहां पर हम लोग क्या करने वाले हैं और किस तरीके से मैच करने वाले हैं। सबसे पहले आप D1 के लिए तैयार कर लीजिए। तो इस वक्त आपको क्या ध्यान रखना होगा, मूल्य को और D1 को, बाकी चीजें नेग्लेक्ट कर दीजिए, जैसा मैं कहता हूं हमेशा आंखें बंद कर लीजिए, ठीक है। तो यहां पर मूल्य और D1 को हम लोग मिलाएंगे। जब मूल्य 4 रुपये है तो एक व्यक्ति जो है कितना डिमांड कर रहा है, 1 इकाई, ठीक है। तो 4 रुपये मूल्य पर 1 इकाई मांग, मूल्य कहाँ है देखो 4 रुपये और मांग कितनी है, 1 इकाई। तो इस 1 को 4 से मिला दीजिए, 1 इकाई मांग किया गया है 4 रुपये मूल्य पर, ठीक है ना। अब देखोगे जब मूल्य हो गया 3 तो मांग कितनी हो रही है, देखो 2 इकाई, यानी कि मूल्य जैसे ही घटा तो मांग बढ़ गया, मांग पहले 1 इकाई हो रहा था अब 2 इकाई हो रहा है, ये भी समझ आ गया। अब देखिए 2 रुपये कीमत पर 3 इकाई मांग हो रहा है, 2 रुपये कीमत पर, ठीक है, 3 इकाई मांग हो रहा है, ठीक है ना, 3 इकाई मांग हो रहा है, सॉरी भाई इधर तो आजा, चलो सही है। उसके बाद यहां पर देखोगे 1 रुपये पर कितना इकाई मांग है, 4, यहां पर 4 में मिला दीजिए इसको, 1 रुपये कीमत पर 4 इकाई मांग है, ठीक है। लेकिन अगर सोचो इस प्रकार से करोगे ना तो केवल इसका बना पाओगे और थोड़ा सा गंदा भी दिखने लगेगा, बात समझ पा रहे हो। हमें बेसिकली मतलब किससे होना चाहिए, ये सारे जो पॉइंट्स बनेंगे ना उससे मतलब होना चाहिए। तो अब क्लियर हो गया, तो मैं इसे हटा दूं, ठीक है। तो देखिए सीधे सीधे मैं कह रहा हूं 1 रुपये यहाँ पर 4 रुपये कीमत पर 1 इकाई मांग था, यहाँ पर बिंदु आ गया, 3 रुपये पर 2 इकाई मांग था, ठीक है ना। उसी प्रकार से 3 रुपये कीमत पर 2 इकाई मांग, 4 रुपये की ये 1 रुपये कीमत पर 4 इकाई मांग, ऐसा था ना, ठीक है। थोड़ा सा पीछे लग रहा है, यहाँ आएगा। चलिए तो अब जो है इसको मिला दीजिएगा, ठीक है। थोड़ा सा आगे पीछे जाएगा ही, क्योंकि अनुमान के बेस पर मैंने लिया है, बिल्कुल सही मेजरमेंट ये नहीं हो सकता। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसको बोल्ड कर देता हूँ। अब ये समझ आ गया होगा कि कैसे हमने D1 के लिए तैयार करा है। ये किसके लिए है, D1 के लिए, ठीक है ना। अब इसी प्रकार से D2 के लिए अलग बनाना होगा और बाजार मांग के लिए अलग बनाना होगा, तब जाकर के डेफिनेशन पढ़ेंगे हम लोग।
अब देखिए यहां पर मूल्य 4 रुपये है और ये देखिए दूसरे के लिए बात कर रहे हैं, अब पहले को भूल जाओ। तो ये 4 रुपये पर कितना मांग हो रहा है, 2 इकाई। 4 रुपये मूल्य पर 2 इकाई मांग है, 4 रुपये मूल्य पर 2 इकाई मांग है, समझ आ गया। 3 रुपये कीमत पर 3 इकाई मांग है। 3 रुपये कीमत तो इधर है मूल्य यानी कि, और 3 इकाई मांग भी है, सही बात है। अब देखो 2 रुपये कीमत पर मांग कितना है, 4 इकाई है। 2 रुपये कीमत पर 4 इकाई मांग है। उसी प्रकार से 1 रुपये कीमत पर 5 इकाई मांग है। 1 रुपये कीमत है, 5 इकाई मांग है। तो यहां से इसको भी मिला दीजिए, कैसा लगा, ठीक है। तो ये आपका बन गया D2 के लिए, किसके लिए बन गया, D2 के लिए बन गया, यानी कि दूसरे व्यक्ति का मांग है ये। अब आते हैं मार्केट डिमांड, जिसे आप शॉर्ट में यहाँ पर MD कह सकते हैं, मार्केट डिमांड को, ठीक है ना। मैंने लिख दिया ये चीज़ें, MD कह सकते हैं मार्केट डिमांड को, ठीक है। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, 4 रुपये कीमत पर बाजार मांग कितनी है, 3 इकाई। 4 रुपये कीमत पर बाजार मांग कितनी हो गई, 3 इकाई। और ये मालूम है क्यों 3 हुआ है, क्योंकि ये 1 इकाई मांग हो रहा था, आप देखिए, और ये 4 रुपये कीमत पर D2 को देखिए तो 2 इकाई मांग हो रहा है। तो 1 और 2 कितना हो जा रहा है, 3। तो इसीलिए यहाँ पर आ रहा है ये, जैसे कि आपने यहाँ पर जोड़ा था ना 1 और 2 3, तो वही चीज़ें आपको समझ आ गया होगा। अब मिलाते जाते हैं सीधे सीधे, तो यहाँ पर 4 रुपये कीमत पर 3 इकाई मांग है, ठीक है। उसके बाद 3 रुपये कीमत पर बाजार मांग है 5 इकाई। 3 रुपये कीमत पर बाजार मांग है 5 इकाई। 5 यहाँ पर है और 3 यहाँ पर है, अनुमान के आधार पर मैंने ले लिया। उसके बाद 2 रुपये कीमत पर 7 इकाई मांग। 2 रुपये कीमत पर बाजार मांग है 7। 7 थोड़ा सा नीचे होगा, पहले 5 के लिए मिला लें। 7 के लिए यहाँ पर आ जाएगा, ये रहा, ठीक है ना, 7 और ये 2। 1 रुपये कीमत पर बाजार मांग कितनी हो गई, 9 इकाई हो गई। 9 इकाई इधर कहीं ना कहीं आएगा, 9 मान लेते हैं, यहाँ पे है, समझ आना जरूरी है, बाकी आप अभ्यास करना, ठीक है। देखो तो हमें इस प्रकार से मिला देने हैं, हमने मिला दिया। अब देखिए ये सारा जो पॉइंट बन रहा है ये मार्केट डिमांड के लिए बन गया है। किसके लिए, मार्केट डिमांड के लिए बना है। तो आप यहां पर लिख सकते हैं मार्केट डिमांड यानी कि MD लिख दीजिए। हो गई क्लियर। अब आपने देखा इसी के बारे में बात करना है क्वेश्चन में, कंसेप्ट कहां से कैसे लिया गया था अब समझ आएगा। तो ये दोनों वक्रों के हेल्प से ये वक्र तैयार हुआ है, इसीलिए आगे दिख रहा है, समझ आया। यानी कि ये दोनों के दोनों अलग अलग अगर बात करें तो व्यक्तिगत मांग एक व्यक्ति के लिए है, ये किसी दूसरे व्यक्ति के लिए है, यानी कि अलग अलग मांग को अलग अलग रेखा चित्र द्वारा दिखाया गया। लेकिन एक साथ में दोनों की मांग को दिखाएंगे तो ये वाला मांग तैयार होगा जिसे हम बाजार मांग वक्र कह रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, बाजार मांग वक्र किसी दिए गए बाजार में सभी व्यक्तिगत मांग वक्रों का योग है, यानी कि इन दोनों को मिला दिया जाएगा तो फाइनली ये तैयार होगा। समझ आया है या नहीं। जैसे कि यहां पर हमने कहा ये एक व्यक्ति अलग अलग तरीके से मांग कर रहा है, ये व्यक्ति अलग अलग तरीके से मांग कर रहा है, लेकिन दोनों व्यक्तियों के मांग को जोड़ जोड़ करके क्या तैयार किया गया है, बाजार मांग। उसी प्रकार से दोनों वक्र व्यक्तिगत मांग वक्र है, दोनों अलग अलग बात कर रहे हैं, D1 के लिए D2 के लिए, लेकिन दोनों वक्रों का योग क्या बन गया, बाजार मांग वक्र। तो वैसे ही परिभाषा देना है कि बाजार मांग वक्र किसी दिए गए बाजार में सभी व्यक्तिगत मांगों का, है ना, सभी व्यक्तिगत मांग वक्रों का योग है, ठीक है। ये क्या बताता है, तो अलग अलग मूल्य बिंदुओं पर देखिए अलग अलग कीमत पर अलग अलग मात्राओं को दिखा रहा है। तो वही कह रहे हैं अलग अलग मूल्य बिंदुओं पर सभी व्यक्तियों द्वारा वस्तु की मांग की गई मात्रा को दर्शाता है कि व्यक्तियों ने कितनी कितनी मांग की मात्रा करी है। जैसे कि आप 4 रुपये कीमत पर देखेंगे बाजार मांग है 3, उसके बाद 3 रुपये कीमत पर बाजार मांग हो गया 5 इकाई, 2 रुपये कीमत पर बाजार मांग हो गया 7 इकाई और 1 रुपये कीमत पर हो गया बाजार मांग 9 इकाई। अब इस प्रकार से कंसेप्ट हल करने होते हैं और ऐसे ही आपको डेफिनेशन देना होता है, ठीक है। तो आप कहेंगे कि सर टेबल और डायग्राम को देना जरूरी होता है, बिल्कुल देना जरूरी होता है। इसी चीज को तो आप मिस कर देते हैं एग्जाम में, आपको लेंदी लगता है, तो ये जान करके आप छोड़ देते हो कि डिफिकल्ट है।
लेकिन जो बच्चे इस कॉन्सेप्ट के ऊपर में काम करेंगे, सोचिए उनका मार्क्स ज्यादा होगा या आपका होगा। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि इकोनॉमिक्स में समझ लेते हैं कि सर सारे थ्योरेटिकल हैं, नहीं, थ्योरी के साथ में जब मैथमेटिक्स को जोड़ देते हैं ना तो इकोनॉमिक्स वही है, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स को आप ना सिर्फ थ्योरेटिकली अप्रोच के साथ देखें, बल्कि आप इसे प्रैक्टिकल लाइफ के साथ जोड़िए, इसमें टेबल और डायग्राम को शामिल करिए, तो आपके अंक बिल्कुल भी नहीं कटेंगे, मेरी गारंटी है, ठीक है। चलो अब आते हैं आगे। अब देखिए यहां पर सारे क्वेश्चन हम लोगों ने बात कर लिया है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आ रहा है, ये अपना राष्ट्रीय आय से संबंधित है, तो अध्याय आप इसे 5 कह सकते हैं, ठीक है, 5वां अध्याय से संबंधित है ये। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि साधन आय पर राष्ट्रीय आय को परिभाषित कीजिए। अब साधन कहने का मतलब होता है उत्पादन के साधन, तो उत्पादन के साधन कौन कौन से होते हैं, एक बार मैं आपको लिख दूं तो ज्यादा अच्छा होगा। देखिए यहां पर हम लिख रहे हैं राष्ट्रीय आय। अब बताइए राष्ट्रीय आय मतलब अपने देश का इनकम, एक देश की आमदनी की बात कर रहे हैं। तो लोगों की आमदनी किन किन रूपों में होता है देश के अंदर। कुछ लोग भूमि के मालिक होते हैं तो उनको लगान मिलता है, क्या मिलता है, लगान यानी कि रेंट। अब कुछ लोग होते हैं मजदूर, तो उन्हें क्या मिलेगा, मजदूरी। कुछ लोग होते हैं पूंजीपति, जिनके पास पैसा अच्छा खासा है, वो लोगों को लोन बांटते हैं, फिर वहां से कुछ ना कुछ ब्याज कमाते हैं, तो वहां से यानी कि पूंजी का जो मूल्य है उसे ब्याज कहेंगे। इसी प्रकार से अगर कोई व्यक्ति कर्मचारी है, कर्मचारी कहने का मतलब ये लेबर नहीं, लेबर की बात नहीं कर रहे हैं, जो मेंटेलिटी पावर को ज्यादा इस्तेमाल करता है, जो वेतन पाता है, मजदूरी नहीं, सैलरी आती है उसकी, यानी कि जो इस भाग से ज्यादा काम करते हैं, इस वाले भाग से नहीं, समझ पा रहे हो, मतलब कि जो अपने बौद्धिक क्षमता का इस्तेमाल करते हैं और पैसा अर्न करते हैं, सैलरी आती है उनकी, तो यानी कि उनको हम कहेंगे वेतन। तो आप क्या कमाना चाहते हो, मजदूरी या वेतन, चैट सेक्शन में बताना, ठीक है। उसके अलावे क्या है, यहां पर देखिए अगर कोई एंटरप्रेन्योर है, साहसी है, जो इतने सारी चीजों को, भूमि, मजदूर, पूंजी, ये सब कुछ लगाने का हिम्मत और साहस करता है ना, उसी व्यक्ति को साहसी कहते हैं। तो उस व्यक्ति को मिलेगा क्या, लाभ मिलेगा, या फिर मुनाफा आप लिख सकते हैं, लाभ या फिर मुनाफा यानी कि प्रॉफिट। तो इन सभी रूपों में लोगों की आमदनी होती है। अब ये सब के सब को अगर जोड़ दिया जाए तो राष्ट्रीय आय तो निकल गया, बात समझ पा रहे हो। और किस कीमत पर निकला है, किस तरीके से निकला है, तो साधन आय पर, चूंकि साधनों के आमदनी को ही तो इस प्रकार से लिख रहे हैं, यानी कि जो भूमि के मालिक थे उन्हें लगान मिल गया, जो मजदूर है उन्हें मजदूरी मिल गया, जो पूंजी किसी को उधार देते हैं, पैसा किसी को उधार देते हैं, उनको ब्याज मिल गया, जो मेंटेलिटी पावर को यूज करके काम करते हैं कंपनियों के अंदर, उन्हें वेतन मिल गया। और कुछ लोग तो खुद हीरो होते हैं, है ना, पूरे इंडस्ट्री में, तो इसलिए उन्हें लाभ मिल गया। समझ आया। तो ये सारे खजाने आपको इस प्रकार से करने हैं, फॉर्मूला बेस्ड लिखना है। अब आप डिफाइन कैसे करोगे सर, अगर लैंग्वेज में लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, देखिए इसका भी तरीका है। एक देश में, ठीक है ना, एक देश में, एक वर्ष में उत्पादन की प्रक्रिया में, मैं इसे हटा देता हूं इधर, उत्पादन की प्रक्रिया में भाग लेने वाले सभी उत्पादन के साधनों, सभी उत्पादन के साधनों, उत्पादन साधनों के, ऐसे मुझे लिखना चाहिए था, उत्पादन, सभी उत्पादक साधनों के, उत्पादक साधनों के, साधन सेवाओं के, मुझे ऐसे लिखना चाहिए था, थोड़ा रुकना, साधन सेवाओं के, सटीक लिखना बहुत जरूरी है, साधन सेवाओं के मूल्यों का योग
साधन आय पर, बहुत ही सटीक डेफिनेशन, साधन आय पर राष्ट्रीय आय है। एकदम सरल भाषा में हो भी गया, ठीक है। आप इसी प्रकार से लिखेंगे, बिल्कुल अगर आप लैंग्वेज में लिखते हैं तो इस प्रकार से लिखिए और फिर ये फॉर्मूला डाल दीजिए। अब कहेंगे सर फॉर्मूला लिखना जरूरी है क्या? तो भैया जैसे ही आपको कहें कि एक व्यक्ति है और उस व्यक्ति के अंदर में है ना जिगर धड़कता है, ठीक वैसे ही यहाँ पर एक क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का जो है ना हार्ट होता है पूरा का पूरा फॉर्मूला, टेबल, डायग्राम। इकोनॉमिक्स में ये तो बातें आपको ध्यान रखनी ही होगी। चलिए आगे बढ़े। अब यहाँ पर से जो क्वेश्चन हम लेने जा रहे हैं ये आपका बजट से संबंधित है, ठीक है ना, यानी कि अध्याय 8, ठीक है ना। 8वें अध्याय से अगर संबंधित मामला है तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि चैप्टर छोटा है आपका, आपको मालूम है। अब यहां पर देखिएगा राजस्व घाटा से आप क्या समझते हैं, ये आपसे क्वेश्चन कह दिया। राजस्व घाटा कहने का मतलब रेवेन्यू डेफिसिट। अब रेवेन्यू क्या होता है? देखिए सरकार को दो रूपों में कमाई होती है मुख्य तौर पर। एक जगह से हम कहते हैं कि पूंजीगत कमाई है, ठीक है ना, और एक जगह से कहते हैं राजस्व कमाई है। पूंजीगत कमाई दीर्घकाल के लिए होता है, लेकिन राजस्व कमाई अल्पकालीन होता है या फिर उसी वर्ष से संबंधित होता है। सरकार को आप कर देते हैं यानी कि टैक्स देते हैं, चाहे तो प्रत्यक्ष कर हो या अप्रत्यक्ष कर हो, ठीक है ना। लेकिन ये बात तो हो गई कर की, जो कि अनिवार्य होता है, नियम कानून कायदे के अनुसार आपको वो देना ही होगा, ठीक है। ये तो हो गया कर। लेकिन एक होता है फीस और एक होता है फाइन, ये भी हम लोग भरते हैं। सरकार की कोई सेवा लिए तो उन्हें हम पैसे देंगे, हालांकि न्यूनतम कीमत कुछ ना कुछ तो होगा, तो उनकी सेवाओं के बदले में हम कुछ ना कुछ कीमत जब देते हैं तो ये हमारी क्या हो जाती है? ये क्या टैक्स दिया आपने सरकार को? नहीं, फीस दिया है। सरकार की सेवाएं लेने के लिए आपने फीस भरा, तो उसे हम कहते हैं नॉन टैक्स रेवेन्यू, यानी कि गैर कर। जैसे कि आप सरकारी स्कूल में है ना कहीं कुछ चार्जेस थोड़ा बहुत दिया होगा रजिस्ट्रेशन के वक्त, तो वो क्या है? वो फीस आपने दिया है, टैक्स नहीं दिया आपने। समझ पा रहे हो? अब यहां पर हम क्या कह रहे हैं, एक होता है फाइन यानी कि जुर्माना। मान लीजिए कि आप 3 दोस्त जो है बाइक पर जा रहे थे, आगे पुलिस वाले ने रोक लिया आपको रोका और चालान काट दिया। क्यों? क्योंकि 3 सवारी जा रहे थे, बाइक पर तो 2 ही अलाउ है और साथ में हेलमेट भी होना जरूरी है, ठीक है। तो अब समझिए हेलमेट आपके पास नहीं था और बाकी ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह भी नहीं था और 3 दोस्त सफर भी कर रहे थे, जुर्माना लगेगा या नहीं? सर लगेगा। तो जो जुर्माना दिया आपने वो दरअसल टैक्स नहीं है, वो नॉन टैक्स रेवेन्यू में जाता है। तो सरकार की कमाई इन्हीं रूपों में होता है, या तो कर या फिर गैर कर, यानी कि टैक्स या फिर नॉन टैक्स। तो ये सारे जो है ना कमाई तो हो गई, जिसे हम राजस्व प्राप्तियां कहेंगे, तो सरकार के थैले में चला गया। लेकिन सरकार पैसे खर्च भी करती है जनता की भलाई के लिए, जनता के कल्याण के लिए। अब सरकार अगर जो है ना पैसे खर्च करती है जन कल्याण के लिए, तो उसे हम कहते हैं राजस्व व्यय, जो कि सरकार का फर्ज है, खर्चे करने ही होंगे। शिक्षा के ऊपर में, स्वास्थ्य के ऊपर में, ये सब पैसे तो खर्च करने ही होंगे एक देश की सरकार को। तो ये जो है रहा राजस्व खर्च। तो अब समझिए कि अगर सरकार ने जन कल्याण के लिए पैसे ज्यादा खर्च किए हैं और सरकार को राजस्व प्राप्ति अगर कम हुई है, तो आप इसे क्या कहेंगे? राजस्व घाटा कहेंगे, ठीक है ना। यानी कि सरकार के पास आमदनी कम गई थी, राजस्व प्राप्तियां कम हुई थी और सरकार के पैसे ज्यादा खर्च हो गए। जैसे कि यहाँ पर मान लीजिए कि सरकार का खर्च हो गया 5,000 करोड़ रुपए और सरकार की जो कमाई हुई थी टैक्स और नॉन टैक्स से, ये हुआ था कितना? मान लो 2,000 रुपये। तो सरकार को 3,000 करोड़ रुपए का घाटा लग गया। यानी कि ये बात समझ आया या नहीं? 5,000 करोड़ रुपए सरकार ने पैसे खर्च किए जन कल्याण के लिए, लेकिन टैक्स और नॉन टैक्स रेवेन्यू से मात्र जो है 2,000 करोड़ रुपए वसूली कर पाई सरकार, ठीक है। तो यहां पर सरकार को 3,000 करोड़ रुपए का घाटा लग गया। ऐसे घाटे आमतौर पर आपको विकासशील देशों में देखने को मिलता है, क्योंकि विकासशील देशों में लोगों की आमदनी बहुत कम रहती है। लोग इतना जो है टैक्स कहां से दे पाएंगे, क्योंकि उनकी आमदनी ही नहीं है। तो टैक्सेस इसी वजह से गवर्नमेंट के पास कम जाता है, यानी कि राजस्व प्राप्तियां इसी वजह से कम हो पाती है जनरली, सामान्यतः, प्रायः, जो भी आप कहें। और सरकार पैसे जन कल्याण के लिए तो खर्चे करेगी ही, तो खर्चे ज्यादा हो जाते हैं और राजस्व प्राप्तियां कम हो जाती हैं। तो इसलिए आमतौर पर ये विकासशील देशों में देखने को मिलता है, ठीक है ना। तो ये हो गया राजस्व घाटा आपका। अब डिफाइन कैसे करेंगे? देखो, कह रहे हैं कि राजस्व घाटा राजस्व व्यय की राजस्व प्राप्तियों पर अधिकता है,
यानी कि अधिकता किसकी हो गई? राजस्व व्यय की। किस पर? राजस्व प्राप्तियों पर। यानी कि सरकार के पास प्राप्तियां कम हुई, राजस्व प्राप्तियां कम हुई, टैक्स और नॉन टैक्स से सरकार को पैसे कम प्राप्त हुए, लेकिन सरकार ने जन कल्याण के लिए ज्यादा पैसे खर्च किए हैं, तो राजस्व घाटा हो गया। क्लियर हो गया? अब देखो कह रहे हैं कि उच्च राजस्व घाटे के कारण सरकार देश में विभिन्न कल्याणकारी कार्यक्रमों पर होने वाले खर्च में कटौती कर सकती है। और अगर सरकार को ऐसा बार बार दिख रहा है तो कई बार ऐसा होता है कि सरकार इन खर्चे को कम करने की अब कोशिश करेगी, नहीं तो लॉन्ग टर्म में चल करके एक वित्तीय बोझ बन जाता है। बात समझ पा रहे हैं? फाइनेंशियल बर्डन कहते हैं उसको, है ना। तो ये वित्तीय बोझ सहन नहीं हो पाएगा, यानी कि कहीं ना कहीं आने वाली पीढ़ियों पर वो बोझ चला जाता है। समझ पाए? क्योंकि सरकारें आएंगी जाएंगी, लेकिन देश तो रहेगा ना अपना भाई, तो इसलिए ये वित्तीय बोझ नहीं बनना चाहता है। ठीक है, सरकार चाहती है कि इसे हम थोड़ा सा अब कटौती कर दें। तो कई मामलों में ऐसा देखा भी जाता है कि सरकार देश के विभिन्न कल्याणकारी कार्यक्रमों में होने वाले खर्चे में थोड़ा कटौती कर सकती है। ठीक है, इससे सार्वजनिक कल्याण में भी कमी आ जाएगा, सार्वजनिक कल्याण की हानि हो जाएगी, आप ऐसा भी कह सकते हैं। या फिर कह लीजिए कि ऐसी स्थिति में सरकार विनिवेश करने के लिए विवश हो जाती है, मजबूर हो जाती है। अब डिसइन्वेस्टमेंट या फिर विनिवेश कहने का मतलब क्या है कि सरकार जो परिसंपत्तियां अपने हित में रखी होती हैं जनता के कल्याण के लिए, उन परिसंपत्तियों को, उन एसेट्स को निजी हाथों में सौंप देती है, एक तरीके से कह दो बेच देती है। तो यहां से सरकार की कमाई हो जाती है। समझ पा रहे हो? मतलब कि अपनी जो परिसंपत्ति थी जनता के हित के लिए जो सरकार ने अपने पास उसे रखा था ऑनरशिप के तौर पर, अब उसका ऑनर गवर्नमेंट नहीं रहेंगे, वो निजी हाथों में चला जाता है, प्राइवेट सेक्टर के हाथों में चला जाता है। तो यहां पर डिसइन्वेस्टमेंट हो गया गवर्नमेंट का। समझ पाए? विनिवेश हो गया। और ऐसा आमतौर पर तभी सरकार करती है जब सरकार उस परिसंपत्ति का मालिक होते हुए भी सही ढंग से उसका संचालन नहीं कर पाती है। तो सरकार चाहेगी ना कि देश की भलाई हो, देश का कल्याण हो, तो सरकार क्या कर देती है, उसे निजी हाथों में सौंप देती है कि अब तुम चलाओ, हम इफिशिएंटली इसे चला नहीं पाए, घाटे में जा रहा था। तो इसलिए सरकार निजी हाथों में सौंपती है ताकि वो परिसंपत्ति इफिशिएंटली वर्क कर सके देश के अंदर में। तो भला कहीं ना कहीं अल्टीमेटली देश का ही हो रहा है, चाहे तो गवर्नमेंट ओनरशिप रखे उसका या प्राइवेट ओनरशिप हो उसका, लेकिन मेन मकसद गवर्नमेंट का होता है कि जनता का भलाई हो, जनता का कल्याण हो। ठीक है ना, ये बातें समझ आ गई। और इकोनॉमिक्स के अनुसार जिसे यहाँ सरकार कहा जा रहा है ना, वो आज की सरकार नहीं है, वो ऐसी सरकार है जो कि देश की भलाई चाहती है, देश का कल्याण चाहती है, ऐसी सरकार का जिक्र हो रहा है। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है, अनैच्छिक बेरोजगारी क्या है? देखिए भैया, कई सारे लोग देश में बेरोजगार रह जाते हैं, इसके पीछे के अलग अलग कारण हो सकते हैं, लेकिन सोच करके देखिए, अगर कोई अच्छा शिक्षित व्यक्ति, जानकार व्यक्ति, पढ़ा लिखा इंसान, उसके अंदर कार्य करने की क्षमता भी है, कार्य करने की इच्छा भी है, अब ऐसे लोगों को अगर काम ना मिले तो आप क्या कहेंगे? अनैच्छिक बेरोजगारी है, इच्छा के अनुसार बेरोजगार नहीं है, उसका इच्छा तो है काम करने का, काम ही नहीं मिल पा रहा है। और ऐसा भी नहीं कि वो ज्यादा पैसा मांग रहा है काम करने के बदले, नहीं, वही प्रचलित मजदूरी दर मांग रहा है जो आम जनता को, यानी कि आम मजदूरों को दिया जा रहा है। ठीक है, ज्यादा पैसा नहीं मांग रहा है, लेकिन सोच करके देखिए स्थितियां क्या है। तो कह रहे हैं अनैच्छिक बेरोजगारी का मतलब एक ऐसी स्थिति से है जिसमें कुछ लोग प्रचलित मजदूरी दर पर काम करने के लिए तो तैयार होते हैं, काम करना चाहते हैं, काम करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, उतना ही पैसा पर जितना कि बाकी मजदूरों को दिया जाता है, लेकिन उसके लिए काम ही नहीं है, यानी कि काम मिल ही नहीं पाता है। तो ऐसी स्थिति में वो अनैच्छिक रूप से बेरोजगार है। ठीक है, और उसकी उस समस्या को अनैच्छिक बेरोजगारी कहेंगे। तो अनैच्छिक बेरोजगारी का मतलब एक ऐसी स्थिति से है जिसमें कुछ लोग प्रचलित मजदूरी दर पर काम करने के लिए तो तैयार होते हैं, लेकिन काम उसे नहीं मिलता है, वो अनैच्छिक रूप से बेरोजगार है। इच्छा है काम करने का, लेकिन काम ही नहीं मिल पा रहा है। हम पैसा उतना ही चाह रहे हैं भैया जितना कि बाकी लोगों को दिया जा रहा है, यानी कि प्रचलित मजदूरी दर पर ही काम करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी काम उपलब्ध नहीं है। अब ऐसा क्यों होता है? आमतौर पर देखो, अर्थव्यवस्था में पर्याप्त रोजगार का सृजन करने में असफल होती है। अर्थव्यवस्था जो है वो रोजगार सृजित नहीं कर पाती है। हमारी अर्थव्यवस्था कई बार ऐसी स्थिति में पहुंच जाती है कि बिल्कुल ही एम्प्लॉयमेंट क्रिएट नहीं हो पाता। वजह कुछ भी हो सकता है। अब देखिए आगे, क्योंकि समग्र मांग मतलब पूरे देश का मांग
तो पूरे देश की मांग में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। और कमी आने के कारण अब सोचो पूरे देश में ही मांग घट गया है, जिसे हम एग्रीगेट डिमांड कहते हैं, सामूहिक मांग कहते हैं, समग्र मांग कहते हैं। पूरे देश में ही मांग घट गया है। इस वस्तु को हमने तो उत्पादन कर दिया था, लेकिन इसको खरीदने वाला कोई नहीं है देश के अंदर। क्या मैं दोबारा से इस वस्तु को बनाना चाहूंगा? बिल्कुल भी नहीं। तो दोबारा से अगर मैं इस वस्तु का उत्पादन ना करूं तो फिर रोजगार का सृजन कहां से होगा? समझ पा रहे हो? तो यही स्थिति रह जाती है। तो यहां पर होता क्या है, आप देखिए, क्योंकि समग्र मांग कम हो गया, सामूहिक मांग कम हो गया, तो इसकी वजह से नियोजित उत्पादन संभावित उत्पादन से कम होता है। संभावित उत्पादन क्या है? देखिए, हर एक देश का अपना एक क्षमता होता है उत्पादन करने का, जिसको हम लोग पीपीसी यानी कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के थ्रू मेजर करते हैं या फिर पढ़ते हैं। तो उत्पादन संभावना कुछ देश का होता है अपना कि इससे ज्यादा उत्पादन नहीं हो सकता, तो ये उसकी मैक्सिमम पावर या क्षमता जो भी कह लो, है ना, अपने एक देश की क्षमता होती है कि भैया हम इस वस्तु को या फिर इन सेवा को इतनी मात्रा में उत्पादन कर सकते हैं। लेकिन जितना असल में क्षमता है उससे कम उत्पादन हो रहा है, यानी कि जो प्लान प्रोडक्शन है या फिर जो नियोजित उत्पादन है वो कम रहता है। कम नियोजन क्यों किया गया? नियोजन करने मतलब प्लानिंग, यानी कि उत्पादन हम कम करने का प्लान कर चुके हैं। कम करने का प्लान क्यों किया हमने? उत्पादन कम करने का प्लान क्यों? चूंकि देख रहे हैं आप समग्र मांग में ही कमी आ गया है। तो कई बार अर्थव्यवस्था में ऐसा होता है कि समग्र मांग में कमी आ जाती है, बहुत लोग कम डिमांड करना शुरू करते हैं, बहुत कम ही मांग है, तो ऐसी स्थिति में नियोजित उत्पादन कम रहता है। किससे? संभावित उत्पादन से। बातें क्लियर हो गई होगी, ठीक है ना। ये संभावित उत्पादन क्या है? देश की अधिकतम उत्पादन क्षमता। और नियोजित उत्पादन क्या है? जो हम मांग को देखते हुए उत्पादन करने की योजना बनाते हैं, ठीक है ना, कि पूरे देश में मांग कितनी होने वाली है उसके अनुसार ही हम इस चीज को उत्पादन बढ़ाने की सोचते हैं, वो है नियोजित उत्पादन, ठीक है ना। चलो अब आते हैं एक बढ़िया सा क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन। कह रहा है सरकारी बजट क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ना सिर्फ आपके सिलेबस के अनुसार, या फिर कह लें कि ना सिर्फ ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मान करके चलना, ये मान करके चलना कि ये दिल से पढ़ना है, इसलिए ताकि आप सरकार की गतिविधियों पर ध्यान रख सकें। क्योंकि सरकार आपकी है, वोट आप देते हैं, देश आपका है, तो पढ़ना भी आपको पड़ेगा, ठीक है। देखो कह रहे हैं क्या कि सरकारी बजट या फिर केंद्रीय बजट, ये दो अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है कि केंद्रीय बजट को परिभाषित करिए या फिर सरकारी बजट को परिभाषित करिए। कई बार अंग्रेजी में इसको हम यूनियन बजट कहते हैं, इस बात को भी ध्यान रखना। सरकारी बजट को केंद्रीय बजट कहो या फिर यूनियन बजट कहो, ठीक है। अब देखिए ये होता कुछ नहीं, सिर्फ मान लो कि एक डॉक्यूमेंट्स है, एक कागजात है, जिस पर सरकार पूरा का पूरा प्लान वे में ये लिखेगी कि आने वाले एक अगले साल में कहां कहां से कितने पैसे प्राप्त करेंगे और कहां कहां पर कितने पैसे खर्च करेगी। ये सरकार पहले से ही प्लान कर लेती है, ताकि पूरी की पूरी जो एक साल की यात्रा होगी, है ना, वो बहुत अच्छा हो सके। क्योंकि पूरे देश को मैनेज करना है सही ढंग से, किस डिपार्टमेंट को कितना पैसा जाएगा, स्वास्थ्य विभाग को कितना जाएगा, शिक्षा विभाग को कितना जाएगा, समझ पड़े। इसी प्रकार से परिवहन विभाग अलग होता है, ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट, उसको कितना जाएगा। तो ये पूरा का पूरा सरकार प्लान करती है, यानी कि व्यवस्थित रूप से ढांचा तैयार कर लेती है कि पहले अगले एक साल में, पहले नहीं अगले एक साल में सरकार कहां कहां से कितने पैसे प्राप्त करेगी, जिसे टैक्स और नॉन टैक्स हमने बताया, और कहां कहां पर कितने पैसे खर्च होने वाला है, सबका अनुमानित ब्यौरा बजट में होता है। समझ पाए। तो देखिए एक देश का वह डॉक्यूमेंट्स या फिर वह दस्तावेज जिसमें सरकार आगामी एक वित्तीय वर्ष के लिए व्यवस्थित रूप से संपूर्ण अनुमानित, वास्तविक नहीं अनुमानित व्यय एवं आय को दिखलाती है, उसे केंद्रीय बजट कहते हैं या फिर सरकारी बजट कहते हैं, ठीक है, बात समझ आ गया। लेकिन भारत का ये वित्तीय वर्ष क्या होता है? भारत का वित्तीय वर्ष देखिए 1 अप्रैल से प्रारंभ होकर के 31 मार्च तक चलती है। तो इस पूरे समय अवधि को हम लोग क्या कहते हैं? इस समय अवधि को भारत का वित्तीय वर्ष या फिर लेखा वर्ष कह सकते हैं, ठीक है। चलो, तो पूरे इस एक साल में सरकार अनुमानित रूप से तय कर लेती है कि कहां कहां पर कितना खर्चा होगा, कहां से सरकार की आमदनी कितनी होगी, सब कुछ अनुमानित रूप से लिख लिया जाता है। तो ये पूरा का पूरा एक प्लान वे में होता है, इसलिए कह रहे हैं व्यवस्थित रूप से, ठीक है ना। चलो, अब ये कहीं पर भी देखोगे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है, भारतीय संविधान के अंदर
कहीं पर भी बजट शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। अब ये क्या बात हो गई सर, बजट नहीं लिखा गया है संविधान के अंदर में? देखो भाई, बजट शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, बल्कि वहां पर लिखा गया है अनुच्छेद 112 के अंतर्गत ये लिखा हुआ है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी कि वार्षिक वित्तीय विवरण। और इसी वार्षिक वित्तीय विवरण को हम लोग बजट कहते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। यानी कि हमारे संविधान में कहीं पर भी बजट नहीं लिखा हुआ है, बजट की जगह पर क्या लिखा हुआ है? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी कि वार्षिक वित्तीय विवरण, यानी कि पूरे के पूरे एक साल के लिए। वार्षिक का है तो इसका मतलब एक साल के लिए, वित्तीय है इसका मतलब पैसे से संबंधित मामला होगा। और यहां पर सिस्टम कह दिया, सॉरी स्टेटमेंट कह दिया है, तो स्टेटमेंट कहने का मतलब कथन, कि पूरी की पूरी सरकार ने कह दिया कहां कहां पर कितने पैसे खर्चे होंगे, कहां कहां से कितनी आमदनी आएगी। तो पूरा का पूरा अनुमानित ये ब्यौरा क्या कहलाएगा? तो कहलाएगा बजट। समझ आ गया? चलो आगे बढ़ते हैं। अब बजट कौन पेश करते हैं भारत में, ये आप लोग चैट के अंदर में मेंशन करना, क्योंकि ये सारे सवाल आपको पहले ही बहुत अच्छे से करवा दिया गया है। अब किसी भी बच्चों को लगता है कि सर इसके ऊपर और भी डिटेल में जाना चाहिए और भी गहराई से पढ़ना चाहिए, तो वन शॉट कॉमर्स वाला हिंदी मीडियम चैनल के ऊपर में पढ़ा हुआ है, जाकर के देखिए, ठीक है ना। बहुत सारे एमसीक्यूज हम लोगों ने हल करा था, पूरा का पूरा तो मैराथन लगा था उसका, तो एमसीक्यूज भी जाकर के देखिए, ठीक है ना। हाफ ईयरली के लिए जो कुछ भी हम लोगों ने काम किया था सब कुछ अवेलेबल है, चेकआउट तो करो, जाकर के देखो तो सही, डिटेल में पढ़िए, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। फिलहाल अब हम लोगों ने 2024 के क्वेश्चन को तो बहुत अच्छे से कवर कर लिया है, आते हैं 2023 के क्वेश्चन के ऊपर में। अब ये क्वेश्चन जो है वो कैसे रहेगा, कुछ क्वेश्चन रिपीटेड हैं, तो मैं यहां पर दोबारा से चर्चा नहीं करूंगा, आपको मैं बता दूंगा कि रिपीटेड है। जैसे कि आप देखेंगे तो व्यष्टि अर्थशास्त्र हम लोगों ने कर लिया है, तो यहां पर पूछा है सूक्ष्म अर्थशास्त्र, और व्यष्टि कहें या फिर सूक्ष्म अर्थशास्त्र कहें, माइक्रो इकोनॉमिक्स कहें, व्यष्टिगत अर्थशास्त्र कहें, व्यष्टिपरक अर्थशास्त्र कहें, सबका अर्थ एक ही है, ठीक है ना। तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है जो कि हम लोगों ने पीछे किया है। दूसरा ये जो क्वेश्चन है ये दूसरे अध्याय से संबंधित है। ये कौन से अध्याय से संबंधित है? दूसरे अध्याय से संबंधित है। और इस क्वेश्चन के अंदर जो बातें कह रहे हैं ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। कह रहे हैं बाजार मांग नहीं, सिर्फ मांग। ये मांग क्या होता है? आपने तो पहले बाजार मांग वक्र समझा हुआ था ना, ये मांग है केवल, इसलिए मैंने कहा कि ये देखो मांग, जिसे अंग्रेजी में डिमांड कहा जा रहा है, डिमांड है ना। ये डिमांड क्या है? जब शादी ब्याह होती है और पैसे की डिमांड करी जाती है, वो दहेज प्रथा वाली नहीं, उस डिमांड की बात नहीं हो रही है। यहां पर किसी वस्तु को खरीदने की तत्परता को दिखा रहा है। मान लीजिए हमारे पास यहां पर कितना है, हमारे पास पैसा है मान लो 500 रुपये। अब इस 500 रुपये में मेरा कुछ खरीदने का मन करता होगा, हाँ सर करता होगा, लेकिन खरीद नहीं रहे, मांग हो जाएगा क्या? नहीं हुआ, ठीक है। तो इसका मतलब ये सिर्फ पैसा है, दैट मीन्स की परचेजिंग पावर तो है हमारे पास, खरीदने के लिए पैसा तो है, लेकिन इसको खर्चा भी तो करना चाहिए, ठीक है। तो वही सारी चीजें हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे, यानी कि किसी वस्तु की वह मात्रा जो उपभोक्ता द्वारा एक निश्चित समय तथा दिए हुए मूल्य पर खरीद सकता है उसे मांग कहते हैं। खरीद सकता है, खरीदा नहीं है, खरीद सकता है कि उसके पास इतनी परचेजिंग पावर है, इतनी खरीदने की शक्ति है कि उसे खरीद सकता है एक निश्चित समय और दिए हुए मूल्य पर, ठीक है ना। ये दो बातें ध्यान रखना, निश्चित समय और दिए हुए मूल्य पर, क्योंकि मूल्य भी मांग को बहुत ज्यादा प्रभावित करता है और समय भी मांग को बहुत ज्यादा प्रभावित करता है, इसलिए ये दोनों फैक्टर शामिल होने जरूरी हैं मांग की परिभाषा में। तो कह रहे हैं क्या? किसी वस्तु की वह मात्रा जो उपभोक्ता द्वारा, उपभोक्ता कौन? हम और आप, जो वस्तु को उपयोग करते हैं या फिर प्रयोग में लाते हैं, वही तो उपभोक्ता है। तो किसी वस्तु की वह मात्रा जो उपभोक्ता द्वारा एक निश्चित समय और दिए हुए मूल्य पर खरीद सकता है उसे हम लोग मांग कहते हैं। खरीद सकता है, ये बातें ध्यान देना। अब यहां पर देखिएगा हम क्या कह रहे हैं, खरीद सकता है। अब मान लो हमने कह दिया किसी वस्तु का दाम, यानी कि एक वस्तु का दाम है 10 रुपया। अब बताओ हम कितना खरीद सकते हैं? अगर हमारे पास 500 रुपये पैसा है, एक वस्तु का दाम जो हम खरीदना चाहते हैं उसका दाम है 10 रुपया, तो हमारी परचेजिंग पावर ये दिखा रहा है कितना, बताओ कितनी यूनिट खरीद सकते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास है 500 रुपये और जैसे कि वस्तु का दाम है कितना, 10 रुपया, तो हम यहाँ पर कितना खरीद सकते हैं? यहाँ से क्रॉस कर लो, ये 0 तो कट गया, यानी कि 50 इकाई हम खरीद सकते हैं। यानी कि जब ये हमारे पास 500 रुपये पैसा है और जो वस्तु हम खरीदना चाहते हैं उसका कीमत है 10 रुपया, कीमत तो निश्चित है, दिया हुआ है,
तो 10 रुपए वाली वस्तु को हम 500 रुपए में कितना खरीद सकते हैं? तो यहां पर 50 इकाई खरीद सकते हैं। तो 50 इकाई जो खरीद सकते हैं, यही तो हमारी परचेजिंग पावर है। समझ पाए? चलिए आगे देखिएगा। लेकिन मांग होने के लिए आपको 5 तत्वों का होना जरूरी है। अब ऐसा नहीं कि हमने सोच लिया तो मांग हो गया, नहीं होगा। क्या क्या चीजें ध्यान देनी है, एक एक करके नोट करते हैं। सबसे पहले है, किसी वस्तु के प्रति इच्छा होना बहुत 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 जरूरी है। जब तक इच्छा नहीं आएगा मन में, मांग सृजन होगा ही नहीं। वो इच्छा कहीं से भी आ सकता है, हो सकता है कहीं एडवर्टाइजमेंट में देखा होगा, विज्ञापन में देखा होगा। आजकल तो यूट्यूब में कई सारे एडवर्टाइजमेंट एक साथ में आ जा रहे हैं, 2 से ज़्यादा भी हो जा रहे हैं। तो ये चीज़ें हैं, हो सकता है आप वहाँ से प्रभावित हुए होंगे, यानी कि विज्ञापन से, या फिर अपने दोस्त को देखा होगा कि भाई उसके पास तो वो चीज़ है, मेरे पास भी होना चाहिए। तो ये यहाँ से इच्छा आ जाती है, यानी कि लोगों को देखा, लोगों ने इस्तेमाल किया था, इसलिए आपको समझ भी आया। कहीं आप घूमने चले गए, वहाँ भी देखा, भाई ये क्या है, ये मेरे पास भी होना चाहिए। तो ऐसे में आप मांग सृजन करना शुरू कर देते हैं, यानी कि वहाँ से तो आपके पास इच्छा आ जाती है। दोस्तों को देखा, वहाँ से इच्छा आ गया, विज्ञापन देखा, वहाँ से इच्छा आ गया, किसी ने आपको सलाह दिया, हाँ भाई इच्छा जग गया। तो ये इच्छाएं कहीं से भी आ सकती है। तो किसी वस्तु के प्रति इच्छा होना सबसे पहले बहुत जरूरी है, तब जाकर के वो आगे चल करके मांग बन पाएगा। लेकिन केवल इच्छा होने से मांग नहीं होगा। मेरा इच्छा कर रहा है काश हमारे पास ये गाड़ी हो, लेकिन उसके लिए साधन होना चाहिए। तो वही कह रहे हैं कि उस इच्छा को पूरा करने के लिए साधन या फिर क्रय शक्ति या फिर परचेजिंग पावर का होना बहुत जरूरी है। पैसा होना, साधन होना, क्रय शक्ति होना एक ही बात है। तो ये साधन होना बहुत जरूरी है। इच्छा को पूरा करने के लिए पैसा होना चाहिए। फिर पैसा तो है, इच्छा भी है मन में, पैसा भी है, लेकिन खर्चा ही नहीं करना चाहते हम, क्योंकि कुछ लोग जन्मजात कंजूस होते हैं। तो इसलिए कह रहे हैं क्या कि साधन को, यानी कि पैसे को खर्च करने की इच्छा भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि पैसा है कि खरीद लोगे, नहीं। कई सारे लोग जो है ना अपनी इच्छाओं को दबा करके रखते हैं, पैसा खर्च करने की इच्छा को दबा के रखते हैं। दैट मीन्स कि कंजूस हैं, और ऐसे लोग फिर मांग सृजन नहीं करते। ठीक है ना? चलिए आगे देखते हैं। वस्तु का एक निश्चित मूल्य होना चाहिए, क्योंकि जब तक मूल्य निश्चित नहीं होगा तब तक हम ये डिसाइड ही नहीं कर पाएंगे कि उसे खरीदना भी है या नहीं खरीदना है। ठीक है? बाजार में भी आप लोग मोल भाव करते होंगे, जब तक मूल्य बिल्कुल तय ना हो जाए आपके मुताबिक, तब तक आप उसे खरीदना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हो। ये होता है बात। ठीक है? आगे देखिएगा, कह रहे हैं कि निश्चित समय। अब समय हमने यहां पर क्यों जोड़ा है? क्योंकि समय अनुकूल भी हो सकता है, कई बार प्रतिकूल भी हो सकता है। भले ही मूल्य आपका स्थिर है, मूल्य बिल्कुल कांस्टेंट है, प्राइस बिल्कुल कांस्टेंट है, लेकिन समय जो है ना वो मांग को प्रभावित कर सकता है। देखिए ठंड के दिनों में स्वेटर, रजाई, मफलर, कम्बल, इन सब की डिमांड बढ़ जाती है, लेकिन गर्मी के दिनों में एसी, कूलर, पंखा, इन सब की मांग बढ़ जाती है। तो हर एक समय में अलग अलग तरह की चीज़ों की हम लोग मांग करते हैं। कभी हमारे लिए वो वस्तु अनुकूल भी हो सकता है, कभी प्रतिकूल भी हो सकता है। वास्तव में देखें तो गर्मी के दिनों में आप आइसक्रीम तो खा लोगे, लेकिन ठंड के दिनों में, है ना, बात समझ पा रहे हो? तो इसका मतलब, हालांकि कई सारे लोग ढीठ होते हैं, ठंड के दिनों में भी आइसक्रीम खा लेते हैं, ये बात अलग है। अब यहाँ पर आपने समझ लिया कि किसी भी वस्तु की मांग होने के लिए 5 तत्वों का होना जरूरी है। वस्तु के प्रति इच्छा होना चाहिए, इच्छा को पूरा करने के लिए साधन या फिर पैसा होना चाहिए, उस पैसे को खर्च करने का भी इच्छा होना चाहिए, और एक निश्चित मूल्य और एक निश्चित समय पर ही मांग उत्पन्न होता है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा एक बड़े अर्थशास्त्री कह गए, उनका नाम है P.A. सैमुअल्सन। ठीक है ना? सैमुअल्सन ने दरअसल ये बात कही थी कि मांग होने के लिए 5 तत्वों का होना बहुत जरूरी है। चलिए भैया आगे बढ़ते हैं फिलहाल अगले क्वेश्चन के ऊपर, और ये जो क्वेश्चन है ये दूसरे अध्याय से संबंधित है। ये कौन से चैप्टर से रिलेटेड है? दूसरे चैप्टर से। ठीक है? अब ये कह रहा है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, यानी कि पूरक वस्तु। तो पूरक वस्तुएं क्या होती है, परिभाषा दीजिए। देखो अभी पीछे डिजिटल पैनल लगा हुआ है, ठीक है, हाथ में मेरे स्टाइलस है, तो ये एक दूसरे का पूरक वस्तु हो गया। समझ पाए? आपको रोटी उपभोग करना है, लेकिन वैसे ही केवल रोटी उपभोग थोड़े ना कर लोगे, उसके साथ में सब्जी, दूध या गुड़ या फिर घी, ऐसा कुछ तो प्रयोग करोगे। तो यहाँ पर सब्जी और रोटी एक दूसरे का क्या हो जाएगा? पूरक हो जाएगा। घी और रोटी एक दूसरे का पूरक हो सकता है। इसी प्रकार से आप रोटी के साथ अन्य जो दूसरी चीज़ें उपभोग कर रहे हो, है ना, कुछ लोग गुड़ के साथ रोटी उपभोग कर सकते हैं, तो ये गुड़ और रोटी क्या हो जाएगा? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, पूरक वस्तु हो जाएगा। ऐसे ही पेन और पेपर
पेन और पेपर क्या हो जाएगा, पूरक वस्तु हो जाएगा, ठीक है ना। चाय और चीनी क्या हो जाएगा, पूरक वस्तु हो जाएगा। कॉपी कलम क्या होगा, पूरक वस्तु होगा, है ना। कार और पेट्रोल क्या होगा, पूरक वस्तु होगा। मोबाइल और सिम कार्ड क्या हो जाएगा, पूरक वस्तु हो जाएगा। तो आप लोग चैट में ये भी मेंशन करना कि पूरक वस्तु के और कौन कौन से उदाहरण आपको मालूम है, ठीक है। अगर ये बता दिए तो मैं समझ जाऊंगा कि ये कंसेप्ट भी आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे कह रहे हैं पूरक वस्तु यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, ठीक है। कह रहे हैं वे वस्तुएं या फिर वह वस्तु जो किसी दूसरी वस्तु के साथ प्रयोग में लाई जाती है उसे पूरक वस्तु कहते हैं। और ये दोनों वस्तुएं मिलकर के एक ही आवश्यकता, एक ही उद्देश्य को पूरा करते हैं। हमें लिखना है कुछ ना कुछ, ठीक है। हम कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन या सूचना लिखना चाहते हैं, तो लिखने के लिए हमें पेन और पेपर दोनों की आवश्यकता होगी, ठीक है। अब कुछ बच्चे कहेंगे नहीं सर मैं तो पेंसिल से लिख लूँगा, भाई तो पेंसिल और उसमें पेपर क्या हो जाएगा, पूरक वस्तु हो जाएगा, ठीक है। कुछ लोग कहेंगे कि सर ये जो कार है मेरा पेट्रोल से नहीं डीजल से चलता है, तो डीजल और कार उसमें क्या हो जाएगा, पूरक वस्तु हो जाएगा। कुछ लोग कहेंगे नहीं सर बैटरी से चलता है, तो बैटरी और कार क्या हो जाएगा, पूरक वस्तु हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों वस्तुएं एक साथ में प्रयोग में लाई जाती है। आपने कार खरीद लिया, पेट्रोल या डीजल आपको लेना ही पड़ेगा, ठीक है। अपने जूते ले लिए, मोजे आपको लेने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये दरअसल संयुक्त मांग होता है, दोनों की डिमांड साथ में करी जाती है। तो इसलिए ध्यान रखिएगा पूरक वस्तुओं की मांग संयुक्त मांग होती है, अंग्रेजी में कहते हैं ज्वाइंट डिमांड। क्या कहते हैं, ज्वाइंट डिमांड कहते हैं। आइए आगे आते हैं। ये क्वेश्चन देखो बहुत ही बढ़िया है। उत्पादन फलन क्या है, अंग्रेजी में कह रहे हैं प्रोडक्शन फंक्शन। देखिए किसी भी वस्तु को बनाने के लिए अलग अलग तरह का सामान या फिर साधन चाहिए होगा। जैसे सबसे पहले भूमि तो चाहिए, हवा में उत्पादन थोड़ी ना होगा सबसे पहले हमें क्या चाहिए, भूमि चाहिए। भूमि हो गया, मजदूर मंगवा लीजिए, क्योंकि वही तो काम करेगा, वही तो सक्रिय भूमिका निभाएगा। तो भूमि, मजदूर, इसी प्रकार से कुछ ना कुछ पूंजी भी चाहिए, पूंजी हो गया। तो ये जितने भी अन्य साधन आप जोड़ना चाहें जोड़ सकते हैं, कच्चे माल हो, साहसी हो, सभी को ले लीजिए। तो किसी भी वस्तु को बनाने के लिए अलग अलग तरह का साधन चाहिए। तो उत्पादन के साधनों और जो हकीकत में उत्पादन होकर के आएगा उन दोनों के बीच में कुछ तो रिलेशन है। जैसे कि आप ऐसे समझो, हमें जूस तैयार करना है, ठीक है ना, तो ये मशीन भी चाहिए। और ये मशीन क्या है हमारे लिए, ये मशीन हमारे लिए यहाँ पर उत्पादन का साधन है। ये हमारे लिए रॉ मटेरियल है या फिर कच्चा माल है, मध्यवर्ती वस्तु आप जो भी कहें, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये हमारे लिए क्या है, कच्चा माल है। कच्चा बादाम नहीं कर रहे, कच्चा माल कह रहे हैं, ठीक है, रॉ मटेरियल। और ये हमारे लिए क्या है, ये हमारे लिए एक साधन है, ठीक है ना, उत्पादन का साधन है, ठीक है। अब देखिएगा अगर कच्चा माल हम ज़्यादा बढ़ा दें, इसकी मात्रा हम ज़्यादा बढ़ा दें, संतरा मौसमी जो भी आप कहो, इसकी मात्रा हम ज़्यादा बढ़ा दें, हमारे पास जूस ज़्यादा तैयार होगा। समझ पाए, इसकी मात्रा हम कम कर देंगे, जूस कम तैयार होगा। इसका मतलब अब देखो ये जो उत्पादन का साधन है और ये जो कच्चा माल है, इन दोनों में कुछ ना कुछ तो रिलेशन एग्जिस्ट किया। हाँ सर किया, दोनों में संबंध तो है, ठीक है ना, बातें समझ आ गई। तो यहाँ पर ये जो हमारे पास कच्चा माल है और ये जो उत्पादन के साधन है, दरअसल ये भी साधन है और ये भी साधन है। फाइनल सर प्रोडक्ट क्या है, तो प्रोडक्ट हमारा है जूस। यही बातें भूल रहे थे ना, समझ पाए। अब ये हमारे लिए फाइनल प्रोडक्ट है। तो ये फाइनल प्रोडक्ट और ये मशीन हो या फिर ये संतरा या मौसमी जो भी आप कह लो, तो ये कच्चा माल, ये उत्पादन का साधन जो मशीन है, ये एक ही चीज़ें हैं दरअसल देखें तो, है ना, क्योंकि ये दोनों को हम साधन कह रहे हैं, उत्पादन का साधन। तो उत्पादन का साधन और इस उत्पादन की मात्रा में कुछ तो संबंध है। सीधे सीधे कहूँ कि कच्चा माल और जूस के बीच रिलेशन देख लो आप। अगर हम इसकी मात्रा बढ़ा देंगे जूस ज़्यादा तैयार होगा, इसकी मात्रा घटा देंगे जूस कम तैयार होगा। तो कहीं ना कहीं इन दोनों में रिलेशन कुछ ना कुछ है। बोले हाँ सर है। तो इसी को हम लोग दरअसल उत्पादन फलन कह रहे हैं। देखिए कैसे परिभाषित करेंगे, कह रहे हैं क्या कि एक निश्चित समय अवधि में, क्योंकि देखिए किसी भी वस्तु को बनाने के लिए एक समय निश्चित चाहिए ही चाहिए, ठीक है ना, टाइम तो लगेगा ही। तो निश्चित समय अवधि में तथा दी हुई तकनीक के अंतर्गत, चूंकि तकनीक भी अगर परिवर्तन कर देते हैं तो उत्पादन की मात्रा परिवर्तन हो जाती है, ठीक है। तो इसलिए निश्चित समय अवधि में तथा दी हुई तकनीक के अंतर्गत आगतों कहने का मतलब होता है इनपुट यानी कि उत्पादन के साधन, और निर्गतों यानी कि आउटपुट।
तो इनपुट और आउटपुट यानी कि आगतों और निर्गतों के बीच संबंध को उत्पादन फलन कहते हैं। एक निश्चित दी हुई समयावधि में दी हुई तकनीक के अंतर्गत आगतों और निर्गतों के बीच के फलनात्मक संबंध को उत्पादन फलन कहते हैं। इसको लिखने का तरीका क्या होगा, ये देखिए क्वांटिटी ऑफ आउटपुट को दिखा रहा है यानी कि उत्पादन की मात्रा, जिसे हम निर्गत भी कहते हैं, और ये भूमि है जिसे लैंड कहा जा रहा है यहाँ पर। उसके बाद मजदूर है यानी कि नंबर ऑफ लेबर है। उसके बाद कैपिटल यानी कि पूंजी है। तो ये उत्पादन के साधन और उत्पादन की मात्रा के बीच कुछ ना कुछ तो संबंध है, उसी संबंध को हम उत्पादन फलन कह रहे हैं। तो आप इस तरीके से भी परिभाषित कर सकते हैं इसको कि आगतों और निर्गतों के बीच तकनीकी संबंध को उत्पादन फलन कहा जाता है, यानी कि टेक्नोलॉजिकल रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट इज कॉल्ड प्रोडक्शन फंक्शन। ठीक है, चलो अब यहां पर देखोगे आगतों और निर्गतों में कैसा संबंध है भैया, तो सीधा संबंध है। यह सवाल कई बार पूछ चुका है ऑब्जेक्टिव में भी। तो सीधा संबंध होता है, डायरेक्ट या फिर प्रत्यक्ष संबंध होता है, आप ऐसा भी कह सकते हैं। सीधा संबंध कहो या प्रत्यक्ष संबंध कहो, एक ही बात है। तो आगतों और निर्गतों में सीधा संबंध पाया जाता है। हमने कहा अगर हम जूस ज़्यादा प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें कच्चे माल ज़्यादा बढ़ाने होंगे। ठीक है, स्वाभाविक सी बात है, यानी कि दोनों में सीधा सीधा संबंध है। तो आगतों और निर्गतों में सीधा संबंध है। तो आगतों में वृद्धि होने से निर्गतों में की वृद्धि होगी, ये बातें सही से समझ आ गया होगा। हमने कहा अगर कच्चा माल बढ़ाएंगे जूस यहाँ पर ज़्यादा तैयार होगा, इसकी मात्रा घटाएंगे जूस कम तैयार होगा। ठीक है ना। तो आगतों और निर्गतों में कैसा संबंध है, सीधा संबंध। ये जो क्वेश्चन है अपना, ये अध्याय 6 से संबंधित है। हम लोग जहां पढ़ते हैं आय और रोजगार का निर्धारण। ठीक है ना। सो देखिएगा इसमें क्या कह रहे हैं, पूर्ण रोजगार यानी कि फुल एम्प्लॉयमेंट से आप क्या समझते हैं। एक बात ध्यान से सुनिए, कभी भी किसी भी अर्थव्यवस्था के अंदर पूर्ण रोजगार की स्थिति नहीं पाई जाती है। ठीक है ना। अब यहां पर फुल एम्प्लॉयमेंट क्या है, कह रहे हैं कि वह स्थिति जिसमें सभी इच्छुक व्यक्तियों को उनकी रुचि या फिर योग्यता के अनुसार प्रचलित मजदूरी दर पर काम करने का अवसर प्राप्त हो जाता है, उसे पूर्ण रोजगार की स्थिति कहते हैं। कोई इच्छुक व्यक्ति काम करना चाहता है, प्रचलित मजदूरी दर पर ही काम करना चाहता है, वो योग्य भी है काम करने के लिए और वो अपनी योग्यता के अनुसार काम पा भी लिया, उसे काम मिल भी गया, तो उन सभी व्यक्तियों को यहाँ पर शामिल किया जा रहा है। तो कह रहे हैं वह स्थिति जिसमें सभी इच्छुक व्यक्तियों को उनकी रुचि एवं योग्यता अनुसार प्रचलित मजदूरी दर पर काम करने का अवसर मिल जाता है, उस स्थिति को हम लोग पूर्ण रोजगार की स्थिति कहते हैं। ठीक है। अब यहां पर देखिएगा, कह रहे हैं कि यह वह स्थिति है जब एक दी हुई मजदूरी दर के अनुरूप श्रम के लिए मांग तथा श्रम की पूर्ति बाजार में संतुलन होता है। मार्केट में जितना लेबर का डिमांड किया जा रहा है, चूंकि एक होता है साधन बाजार यानी कि फैक्टर मार्केट, तो साधन बाजार में जितना लेबर की डिमांड की जा रही है उतना लेबर की सप्लाई भी कर दी गई। जितना मांग है मजदूरों की उतनी पूर्ति भी हो गई। तो यहां पर बाजार जो है बिल्कुल संतुलन में आ जाता है। ठीक है ना। चलिए, पूर्ण रोजगार की स्थिति को आप ऐसे भी दिखा सकते हैं, देश में जो सामूहिक मांग होता है ना, एग्रीगेट डिमांड, वो अगर एग्रीगेट सप्लाई के बराबर हो जाए, इसे भी आप पूर्ण रोजगार की स्थिति कह सकते हैं। यानी कि पूर्ण रोजगार की स्थिति में सामूहिक मांग और सामूहिक पूर्ति दोनों बराबर होता है। देश में कुल उत्पादन और देश में कुल मांग दोनों बराबर हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, मुद्रा क्या है, यानी कि मनी किसको कहते हैं। तो मुद्रा का सही मतलब है वह वस्तु जिससे हम कोई दूसरी वस्तु को खरीद सकते हैं। सरल भाषा में तो ये हो गया, लेकिन मुद्रा के कई सारे कार्य होते हैं, इस तरीके से आप परिभाषित करिए, बहुत सटीक होगा। कह रहे हैं मुद्रा वह है जो विनिमय का माध्यम यानी कि लेन देन करने का माध्यम, मूल्य का मापक, क्योंकि हर एक वस्तु का मूल्य आज मुद्रा के रूप में ही व्यक्त किया जाता है। उसके अलावा मूल्य का संचय। देखिए पहले वस्तु विनिमय प्रणाली जब चलता था, बार्टर सिस्टम जब चलता था, तो लोग वस्तुओं के रूप में ही इकट्ठा करते थे सारी चीजें अपने पास, लेकिन वो वस्तु ज्यादातर कृषि उत्पाद हुआ करता था, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हुआ करता था। आप कितने लंबे समय तक रख सकते हैं अपने पास, बताइए। अगर आपको मैं आज टमाटर दे दूं या फिर कोई भी साग सब्जी दे दूं, कितने दिन तक आप उसे सुरक्षित रख सकते हैं। हालांकि टेक्निक तो आ चुकी है आज के ज़माने में, लेकिन सोच कर देखिए उस ज़माने में क्या रहता होगा स्थिति। ठीक है, जब ये करेंसी नोट जो आपके पास है वो नहीं हुआ करता होगा और लोग वस्तु से ही लेन देन किया करते होंगे, तब स्थिति क्या रहा होगा, समझ पा रहे हैं। तो ये मूल्य मापक का भी काम किया मुद्रा ने। मूल्य का संचय भी आज हम लोग कर सकते हैं बहुत आसानी से, रखने के लिए ज़्यादा जगह भी नहीं चाहिए।
एक एटीएम का डेबिट कार्ड में करोड़ों रुपए भी छुपे हुए हो सकते हैं। ठीक है, तो ये देखो कह रहे हैं कि मुद्रा वह है जो विनिमय का माध्यम, मूल्य का मापक, मूल्य का संचय और विलंबित भुगतान का काम करता है। अब ये विलंबित भुगतान कहने का मतलब है किसी को अगर हम इंस्टॉलमेंट में पेमेंट धीरे धीरे करके देना चाहते हैं तो ये भी काम मुद्रा के द्वारा आसानी से हो जाता है। ये काम पहले वस्तु के द्वारा नहीं हो पाता था सरल ढंग से, समझ पा रहे? तो ये मुद्रा हम उसको कहेंगे जो विनिमय का माध्यम के रूप में काम करता हो, जो मूल्य मापक का काम करता हो, जो मूल्य संचय का काम करता हो, या फिर जो विलंबित भुगतान का काम करता हो। अगर कोई वस्तु इस रूप में काम आ रहा है तो वो आपका मुद्रा है या फिर मनी है। असल में ये जो मनी शब्द है या फिर मुद्रा शब्द है, मनी जिसे अंग्रेजी में कह रहे हैं, ये लैटिन भाषा का एक शब्द से लिया गया था। ये मनी कहां से आया? लैटिन भाषा का एक शब्द है मोनेटा, और इसी मोनेटा का अर्थ होता है सोने चांदी का सिक्का, यानी कि गोल्ड सिल्वर कॉइन। तो ये भी आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि सोने चांदी का सिक्का, ये जो है ना, असल में पूछता ऐसे है कि मोनेटा शब्द का अर्थ क्या होता है। तो मोनेटा शब्द का अर्थ होता है सोने चांदी का सिक्का, और ये मोनेटा किस भाषा का शब्द है? तो लैटिन भाषा का शब्द है। ठीक है, चलो, तो आपको बिल्कुल ऐसे ही आंसर करने हैं जैसे मैं आपको बता रहा हूं, तभी आपके फुल के फुल अंक आते हैं। अब क्या कह रहे हैं? हार्ट्रे वीदर्स बहुत ही सुंदर परिभाषा दिए, और इनका परिभाषा ऑब्जेक्टिव के फॉर्मेट में नजर आता है हमेशा। सो ध्यान दीजिए, क्या कह रहे हैं कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है। अब मुद्रा का काम हमने ऊपर ही बता दिया आपको, ठीक है। तो ये मुद्रा का काम जो भी कर देगा, मान लीजिए इस वस्तु से हम किसी दूसरी वस्तु को खरीद सकते हैं, तो ये वस्तु भी हमारे लिए क्या बन गया? मुद्रा बन गया। तो ये कह रहे हैं कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है, और मुद्रा का काम क्या है? विनिमय का माध्यम, मूल्य का मापक, मूल्य का संचय, ठीक है, और इसी प्रकार से विलंबित भुगतान का काम करना। ये सब मुद्रा के ही काम है। तो मनी क्या है आपने समझ लिया। अब आते हैं यहां पर, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, लेकिन इस क्वेश्चन को चूंकि हम लोग पहले ही कर चुके हैं तो इसे हम लोग यहां पर स्किप करेंगे, ठीक है ना। सेम चीजें हैं, चूंकि बजट क्या है, सरकारी बजट क्या है, केंद्रीय बजट क्या है, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है। एक क्वेश्चन आ रहा है अनैच्छिक बेरोजगारी, और ये अनैच्छिक बेरोजगारी हम लोगों ने बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिया है, तो आप इसको फिर से देख लीजिए। चलते हैं, और मैं इस पर टिक लगा देता हूं, है ना, ताकि ये ना हो कि भैया छूट गया, नहीं, ये भी कंप्लीटेड है, और अपना ये जो अगला क्वेश्चन है ये भी कंप्लीट है, ठीक है ना। आते हैं अगले सवाल पर। 2022 के क्वेश्चन अब हम लोग लेने वाले हैं। 2022 में जिन जिन प्रश्नों को पूछा गया वहां से अब हम लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्न निकाल रहे हैं, ठीक है ना। तो इसमें से भी कुछ रिपीटेड क्वेश्चन है, जैसे कि सूक्ष्म अर्थशास्त्र क्या है, ये क्वेश्चन हम लोगों ने पहले कर लिया है। अब आते हैं आगे, मांग, है ना, ये क्वेश्चन भी देखियो रिपीट करके पूछा हुआ है, ठीक है ना, ये हम लोगों ने पहले ही किया है। स्थानापन्न वस्तुएं, ये हम लोगों ने नहीं किया। पूरक वस्तु हम लोगों ने किया था, है ना, स्थानापन्न वस्तु नहीं किया था। तो पूरक वस्तु हम लोगों ने समझ लिया था कि जब दो वस्तु को एक साथ में प्रयोग लाया जाता है वो पूरक वस्तु होता है। अब प्रतिस्थापक वस्तु क्या है? तो नहीं तो कोई और सही, और नहीं तो कोई और सही, वो वाली बात है। तो देखो यहां पर हमारे पास है पेप्सी एंड कोको कोला, ठीक है। हमें अगर पेप्सी नहीं मिला तो हम कोक से काम चला लेंगे, कोक नहीं मिला तो फिर पेप्सी से काम चला लेंगे। तो ये बातें होती है प्रतिस्थापक वस्तुओं में, ठीक है ना। तो यहाँ पर अभी तो डिजिटल पैनल लगा हुआ है, लेकिन सोचिए जब डिजिटल पैनल का ज़माना नहीं था, टीचर व्हाइट बोर्ड में लिखा करते थे। व्हाइट बोर्ड का ज़माना नहीं था, ब्लैक बोर्ड में लिखा करते थे चौक की मदद से, ठीक है। लेकिन पढ़ाई तो हो रही थी, उद्देश्य तो पूरा हो रहा था। तो यहाँ पर भी बिल्कुल वैसा ही है, यानी कि आप ये खरीदें या ये खरीदें, उद्देश्य आपका पूरा हो जाएगा जो आप चाहते हैं। तो प्रतिस्थापक वस्तुएं ऐसी ही होती है। देखिए प्रतिस्थापक वस्तु को हम लोग अंग्रेजी में सब्स्टिट्यूट गुड्स कहते हैं, यानी कि वे वस्तुएं होती है ये जिसे किसी दूसरी वस्तु के बदले में, क्या कह रहे हैं, किसी दूसरी वस्तु के बदले में प्रयोग किया जा सकता है। यानी कि इस वस्तु को हम नहीं पाए, मार्केट में नहीं मिल पाया, तो हम इस वस्तु को लेकर के अपनी उद्देश्य, अपनी जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। उसी प्रकार से प्रतिस्थापक वस्तु होता है, सब्स्टिट्यूट गुड्स होता है, लेकिन इसे हम स्थानापन्न वस्तु भी कहते हैं, क्योंकि इसका स्थान इसने ले लिया या फिर इसका स्थान इसने ले लिया, ठीक है, ऐसा हो सकता है। यहां पर आप उदाहरण के तौर पर ऐसे बताएंगे कि चाय और कॉफी एक दूसरे का क्या है, प्रतिस्थापक वस्तु है, स्थानापन्न वस्तु है, सब्स्टिट्यूट गुड्स है। पकवान घर में बनते हुए देखा होगा, पहले तो गुड़ से बनाए जाते थे, आज भी हालांकि गुड़ का प्रचलन दोबारा से आ चुका,
लेकिन पहले जब हम लोग, याद है, छोटी सी बात बताना चाहूँगा मैं अपनी, जब बचपना था, है ना, सबके अंदर होता ही चीज़ें, तो घर में पकवान जो बनता था पहले गुड़ से बनता था और हम लोग उसे इग्नोर कर दिया करते थे। क्यों? ब्लैक दिख रहा है, काला दिख रहा है। लेकिन बाद में जब पढ़ाई लिखाई अच्छे ढंग से करी, समझ में आया कि नहीं भाई, गुड़ में भले ही देखने में काला लग रहा है, लेकिन गुणवत्ता अगर बात करें तो यहीं पर छुपा हुआ है। असल में चीनी तो खानी ही नहीं चाहिए। तो ये बात हो गई। इसका मतलब मिठास लाने के लिए पकवान में हम लोग गुड़ का भी प्रयोग कर लेते हैं, कई बार चीनी का प्रयोग कर लेते हैं। तो गुड़ और चीनी आपस में क्या है? प्रतिस्थापक वस्तु है। ठीक है ना। चलिए, इसी प्रकार से रसगुल्ला और गुलाब जामुन आपस में क्या है? क्लोज सब्स्टिट्यूट है, प्रतिस्थापक वस्तुएं हैं। यहाँ पर कोको कोला एंड पेप्सी का उदाहरण तो आपको मैंने दे ही दिया। प्रतिस्थापक वस्तुएं जो होती है ना, इसका मांग स्थानापन्न मांग कहलाता है, यानी कि इसका स्थान कोई दूसरा ले लेता है। इसलिए कह रहे हैं तू नहीं तो कोई और सही। समझ रहे हो? चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर प्रतिस्थापक वस्तु में ऐसी लड़ाई होती है खास करके, इसलिए प्रतिस्थापक वस्तुओं को प्रतियोगी वस्तु भी कहा जाता है। कॉम्पिटिटर गुड्स हैं, दोनों आपस में कंपटीशन करते हैं, फाइट करते हैं दोनों आपस में। लेकिन कहेंगे सर दोनों में से बढ़िया कौन है? तो दोनों ही बढ़िया है। देखिएगा, दुकानदार आमतौर पर आपको ऐसे ही बताता है। दुकानदार भाई से पूछ करके देखिए कभी आप कि ये सही है या ये सही है, वो कहेंगे ये भी ठीक है, ये भी सही है। फिर आपका मन किसी एक वस्तु के ऊपर जाने लगेगा, फिर कहेंगे नहीं हाँ ये थोड़ा सा है, बढ़िया है ना। तो इसका मतलब है प्रतिस्थापक वस्तुओं के बारे में सबको अच्छे ज्ञान नहीं होते। ठीक है ना। इवन आप उसमें कह लो कि पूर्ण ज्ञान का अभाव रहता है। ठीक है। अब ये क्वेश्चन देख लो, बजट सेट है और ये दूसरे अध्याय से क्वेश्चन पूछा हुआ है, सेकेंड चैप्टर का ये क्वेश्चन है। ठीक है ना। तो कह रहे हैं बजट सेट ये होता क्या है? देखिए, कंज्यूमर जब कोई वस्तु खरीदने के लिए जाता है बाजार, तो दो वस्तुओं के बारे में सोच रहा है कि इस वस्तु को कितनी लें, इस वस्तु को कितनी मात्रा में लें। तो उन्हीं के बीच में संयोग तैयार करेगा कि एक वस्तु की अगर हम कम मात्रा लेते हैं तो दूसरे का ज़्यादा ले लेते हैं। ठीक है। एक वस्तु की मात्रा कम कर लें तो दूसरी की मात्रा ज़्यादा कर लें। ऐसा अगर कॉम्बिनेशन बने अलग अलग तरीके से, क्योंकि कंज्यूमर के पास कुछ ना कुछ पैसा है और वो दो वस्तु को खरीदने के लिए बाजार में गया है। आप ऐसा मान लीजिए हमारे पास कुछ ना कुछ पैसा है और हम दो वस्तु खरीदने के लिए बाजार में जा रहे हैं। दो वस्तु खरीदना ही है कुछ ना कुछ मात्रा में, तो हम इसकी मात्रा किसी का कम कर सकते हैं, किसी का ज़्यादा ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो मेरे बजट में आ जाना चाहिए, यानी कि हमारी आमदनी में वो खरीदारी हो जानी चाहिए। ठीक है। तो यहाँ देखिएगा, बजट सेट असल में दो वस्तुओं के उन सभी बंडलों का संग्रह है जिन्हें उपभोक्ता प्रचलित बाजार मूल्य पर अपनी दी हुई आय से खरीद सकता है। मैं आपको स्पेशली इस क्वेश्चन के लिए सजेस्ट करूंगा कि आप दूसरे अध्याय को जाकर के देखना, वन शॉट वहां पर बजट सेट को बहुत गहराई से पढ़ाया गया है, उसको आप जरूर देख लीजिएगा। एमसीक्यूज वगैरह कुछ भी नहीं छूटेंगे आपके। ठीक है ना। यहां पर आपको डेफिनेशन मैंने बता दिया है। अब देखिए, बजट सेट के लिए तीन बातों का होना बहुत जरूरी है। बंडलों का संग्रह, बंडलों का संग्रह कहने का मतलब एक्स वस्तु की भी मात्रा कुछ ना कुछ होगी, वाई वस्तु की भी मात्रा कुछ ना कुछ होगी। ठीक है। इसके साथ में बाजार में कीमत भी विद्यमान होना चाहिए, पहले से ही तय होना चाहिए दो वस्तुओं की कीमत क्या क्या है। ठीक है। फिर उपभोक्ता की कुल आमदनी कितनी है, उसी के हिसाब से तो सारी चीजें डिसाइड होगी। ठीक है। तो ये बातें आपको ध्यान रखना है। तो बजट सेट के ऊपर स्पेशली आपको डिटेल में थोड़ा सा वन शॉट देखना होगा। भुगतान संतुलन की बात अगर कर लें तो ये भुगतान संतुलन को अंग्रेजी में कहते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। देखिए, जब दो देशों के बीच में एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है, आयात निर्यात होता है, तो उनके कुछ आर्थिक लेन देन होते हैं ना, पैसे के लेन देन होते हैं, वो सारा रिकॉर्ड कहाँ लिखा जाता है? भुगतान संतुलन के अंतर्गत। तो इसको अंग्रेजी में कहते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट और आप शॉर्ट में कहते हैं बीओपी। ये अध्याय 9 से संबंधित है। ठीक है। अध्याय 9 से संबंधित है। अब देखेंगे, कह रहा है भुगतान संतुलन सामान्यतः एक वर्ष की अवधि के दौरान किसी देश के निवासियों तथा शेष विश्व के बीच होने वाले सभी आर्थिक लेन देन का व्यवस्थित लेखा जोखा है या फिर व्यवस्थित लेखा विवरण है। पूरे डिटेल में लिखा जाता है, एक देश ने दूसरे देश से क्या इंपोर्ट किया, कितने रुपए का था। ठीक है। एक देश ने दूसरे देश को क्या एक्सपोर्ट किया, कितने रुपए का था, सब कुछ लिखा जाता है भुगतान संतुलन के अंदर। इसे हम लोग भुगतान शेष भी कहते हैं, इस बात को ध्यान रखना। यहां पर दो तरह की मदें शामिल होती है, एक होता है दृश्य मदें यानी कि विजिबल आइटम और दूसरा होता है अदृश्य मदें यानी कि इनविजिबल आइटम। अब ये दृश्य मदें कहने का मतलब है वस्तुओं का लेन देन जो आपको खुली आंखों से दिखाई देता है
है ना। दूसरे देशों से मान लीजिए कि कंस्ट्रक्शन हमारे देश में बहुत ज़्यादा तेज चल रहा है और हमने दूसरे देशों से उस वक्त ले लिया है सीमेंट, तो सीमेंट दिखाई देगा कि नहीं देखा, बिल्कुल दिखाई देगा। तो वस्तु है, और वस्तु कहाँ शामिल होता है, विजिबल आइटम में। विजिबल मतलब दिखता है खुली आंखों से, लौकता कि ना, हाँ लौकता मतलब दिख रहा है। अब यहाँ पर अदृश्य मदें क्या है, अदृश्य मदें कहने का मतलब है इनविजिबल आइटम, जो दिखाई नहीं देता, है ना। जैसे कि यहाँ हमारे यहाँ के कोई डॉक्टर हैं, वो दूसरे देश चले गए, अपनी सेवाएं दिया वहाँ और फिर वापस अपना देश आ गए, तो उनको कुछ ना कुछ पैसा मिलेगा कि नहीं, हाँ सर मिलेगा। वो क्या है, इनविजिबल आइटम है। दूसरे यहाँ के कोई इंसान हैं, अपने यहाँ घूमने के लिए आए, है ना, पहले तो ताजमहल देखने आते थे, आप तो राम मंदिर देखने के लिए आते हैं, तो ऐसे में पर्यटकों से कुछ ना कुछ कमाई होती है एक देश की, तो यहाँ पर वो इनविजिबल आइटम होता है। समझ आया या नहीं। तो देखिएगा यहाँ पर हम लोग सेवाओं को शामिल करते हैं, ठीक है ना। ये बातें क्लियर हो गई कि इनविजिबल में क्या रहेगा, सेवाएं, और विजिबल में क्या रहेगा, वस्तुएं। अब देखिए यहाँ पर कई तरह की चीज़ें हैं कहने के लिए, लेकिन दो बातें मुख्य रूप से ध्यान रखना है। एक तो आपका भुगतान संतुलन के अंदर हमने बात किया कि पूरा का पूरा एक लेखा जोखा है, जिसमें व्यवस्थित तरीके से लिखा जाता है कि एक देश ने दूसरे देश से किस प्रकार से लेन देन करा है। यहाँ पर दृश्य और अदृश्य दोनों तरह की मदों को शामिल किया जाता है, पहली बात यह है। दूसरी बात क्या है, एक होता है व्यापार संतुलन, जिसमें सिर्फ और सिर्फ विजिबल आइटम को शामिल किया जाता है, क्योंकि व्यापार किसका होता है, जो दिखता है, ठीक है। एक टैग भी पहले आता था, जो दिखता है वही बिकता है, तो वो आप ले सकते हैं यहाँ पर समझने के लिए, ठीक है ना। तो जो दिखता है वही बिकता है, इसका मतलब दिखने वाली चीज़ों का व्यापार होता है। दैट मीन्स कि जब हम लोग व्यापार संतुलन की बात करते हैं, भुगतान संतुलन क्या नहीं कर रहे हैं, व्यापार संतुलन, तो वहाँ सिर्फ और सिर्फ दृश्य मदें शामिल की जाती है। ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा, इसलिए मैंने रिपीट कर दिया। चलो एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, और ये आपका है अध्याय 7 से संबंधित, जहां हम लोग मनी एंड बैंकिंग की बात करते हैं, मुद्रा एवं बैंकिंग, ठीक है ना। उस चैप्टर का ये क्वेश्चन है। बैंक दर क्या होता है, बैंक रेट किसको कहते हैं, असल में ये परिभाषित करना है। देखिए हम लोगों का जो बैंक है, हम लोगों का जहां खाता है वो व्यावसायिक बैंक है, वो लाभ कमाने के मकसद से काम करता है। लेकिन देश में केंद्रीय बैंक भी होता है, जिसे हम रिजर्व बैंक कह सकते हैं। भारत के अंदर में जो केंद्रीय बैंक है, इसका नाम है आरबीआई, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। समझ पाए, जिसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। कहां पर, मुंबई में। लेकिन 1937 को उसे हस्तांतरित कर दिया गया और मुंबई में शिफ्ट कर दिया गया। पहले कोलकाता में था 1 अप्रैल 1935 को स्थापना के समय, लेकिन वर्ष 1937 में मुंबई कर दिया गया। अभी अगर वर्तमान समय में देखें तो केंद्रीय बैंक का मुख्यालय कहाँ है, मुंबई में है, ठीक है। चलो, तो बैंक दर क्या होता है, बैंक दर असल में देखो, जितने भी आसपास में आपके व्यावसायिक बैंक है ना, उन बैंकों को कुछ ना कुछ पैसा चाहिए होगा, कभी ना कभी उधार चाहिए होगा, तो कहाँ से ले सकते हैं, केंद्रीय बैंक से, ठीक है ना। इसकी चर्चा और भी आगे होगी, बहुत सारे क्वेश्चन हैं। तो बैंक दर असल में वह दर है जिस पर रिजर्व बैंक यानी कि केंद्रीय बैंक व्यावसायिक बैंकों को लंबे समय के लिए ऋण देता है, दीर्घकाल के लिए ऋण देता है। एक लाइन में बात हो गई क्लियर कि ये जो दर है वो दीर्घकाल के लिए है, और ये ब्याज किससे वसूला जाएगा, व्यावसायिक बैंकों से वसूला जाएगा। जितने भी व्यावसायिक बैंक होते हैं ना, उनको जब पैसा उधार चाहिए, ठीक है, जितने भी व्यावसायिक बैंक होते हैं उनको जब कभी भी पैसा लंबे समय के लिए उधार चाहिए, तो केंद्रीय बैंक ने तो उनको कैश दे दिया, क्या चला गया यहाँ से, कैश। लेकिन ये ब्याज देंगे ना उसके बदले में, यानी कि जो व्यावसायिक बैंक है वो ब्याज देगा किसको, आरबीआई को। आरबीआई मतलब ये हमारा है केंद्रीय बैंक, समझ पाए, केंद्रीय बैंक। तो केंद्रीय बैंक देखिए ब्याज कमा रहा है, हालांकि केंद्रीय बैंक ब्याज कमाने के लिए नहीं आया है, देश की भलाई के लिए आया है, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं देखिए अभी कमाई हो रही है या नहीं, ठीक है। तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि व्यावसायिक बैंक को पैसा चाहिए, पैसा मिल गया, और व्यावसायिक बैंक का ब्याज देगा किसको, केंद्रीय बैंक को। तो इसी ब्याज दर को हम लोग दरअसल क्या कहते हैं, बैंक दर कहते हैं। इसको आप जो है ना ऐसे समझ लीजिए कि ये बैंकों के लिए दर है, ये जो बैंक रेट है ये बैंकों के लिए रेट है, हम लोगों के लिए नहीं, आम जनता के लिए नहीं है ये, ठीक है। लेकिन सोचो इन्हें कैश जितना सस्ता में मिलेगा, यानी कि सस्ता लोन अगर व्यावसायिक बैंक को मिलेगा तो आगे ये जनता को भी सस्ता में लोन बांटेंगे, समझ आया। तो इसलिए बैंक दर जो है ना वो देख करके तय किया जाता है अर्थव्यवस्था की स्थिति को,
अगर केंद्रीय बैंक यहां पर बैठे बैठे ये सोच रहा है कि नहीं जनता को पैसे ज्यादा चाहिए, इस वक्त डिमांड देश में बहुत कम हो रही है, सामूहिक मांग कम हो गया है, तो वैसी स्थिति में ये जो केंद्रीय बैंक है ये सस्ता लोन प्रोवाइड कर देता है व्यवसायिक बैंकों को, और फिर व्यवसायिक बैंक को अगर सस्ता लोन मिला तो जनता को सस्ता लोन मिलेगा आगे। ठीक है, जनता को सस्ता लोन मिलेगा तो जनता मांग वस्तुओं की बढ़ाएंगे। ठीक है, समझ पाए? तो दरअसल केंद्रीय बैंक आया है देश की भलाई के लिए। अब देखो तो क्या कह रहे हैं यहां पर, छोटी सी परिभाषा दोबारा से दोहरा रहे हैं कि बैंक दर वह दर है जिस पर रिजर्व बैंक यानी कि केंद्रीय बैंक व्यवसायिक बैंकों को लंबे समय के लिए यानी कि दीर्घकाल के लिए ऋण देता है, उसी दर को हम लोग बैंक दर कहते हैं। यहां पर सारी बातें लिखी है। जैसे मैंने कहा, अगर केंद्रीय बैंक चाहता है कि बाजार में मुद्रा की आपूर्ति यानी कि मनी सप्लाई और तरलता बढ़े, यानी कि ज्यादा जनता के बीच में पैसा हो, ज्यादा अर्थव्यवस्था में पैसा चलन में हो, अगर ऐसा आरबीआई सोच रही है तो बैंक दर को कम कर देती है जानबूझ करके, यानी कि ब्याज कम वसूलती है व्यवसायिक बैंकों से। और व्यवसायिक बैंकों को अगर लोन सस्ता मिल रहा है तो जनता को सस्ता लोन मिलेगा, जनता को सस्ता लोन मिल रहा है तो जनता वस्तु और सेवाओं की मांग बढ़ाएंगे। ठीक है, अब देखो यहीं अगर ऐसा हो जाए कि यदि केंद्रीय बैंक ये चाहता है कि बाजार में पैसे की आपूर्ति यानी कि मनी सप्लाई और तरलता कम हो, जनता के बीच में पैसा कम करने की जरूरत है, और ऐसा खास करके कब होता है, जब देश में महंगाई आ जाती है, इन्फ्लेशन आ जाता है, तो आरबीआई जानबूझ करके ऐसा फिर रेट तय करती है कि भैया अभी जो रेट है ना वो हम बढ़ा दे रहे हैं, यानी कि बैंक दर को बढ़ा दिया जाता है। जब बैंक दर महंगा हो जाएगा इसका मतलब व्यवसायिक बैंकों को महंगा में लोन मिलेगा, और व्यवसायिक बैंकों को महंगा लोन मिलेगा तो जनता को भी महंगा में लोन बांटेंगे, और उस वक्त जनता डिमांड पैसे की कम करती है, और पैसे की डिमांड जनता ने अगर कम कर दिया यानी कि लोन मांगना कम कर दिया तो स्वाभाविक सी बात है जनता के हाथ में पैसे कम है, जनता के हाथ में पैसे कम है तो वस्तुओं और सेवाओं की मांग घटेगी, और वस्तुओं और सेवाओं की मांग जैसे घटेगी तो वस्तुओं का जो दाम पहले बढ़ा हुआ रहता है, वस्तुओं का दाम वो धीरे धीरे करके कम हो जाएगा। क्योंकि इस वस्तु को खरीदने वाला अगर बहुत कम लोग हैं तो हमारी वस्तु बिक नहीं रही है, हम डिमोटिवेट हो जाएंगे, तो हम चाहेंगे कि भैया सस्ते में बिक जाए, वही फायदा है, नहीं तो बाद में और खर्चे आ जाएंगे रख रखाव के ऊपर भी। ठीक है, तो ये हालत होती है। तो बैंक दर को इस समय बढ़ा दिया जाता है जब देश में महंगाई होती है, और बैंक दर को घटा दिया जाता है जब देश में वस्तुएं बिक नहीं रही होती है। ठीक है, समझ पाए? चलो अब यहां पर आते हैं, ये देखो प्राकृतिक बेरोजगारी क्या होती है, इसको हम लोग कहते हैं नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि स्वाभाविक है कभी ना कभी बेरोजगारी तो रहेगी ही अर्थव्यवस्था में, पूर्ण रूप से रोजगार तो प्राप्त नहीं होता, फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन कभी एग्जिस्ट नहीं करता किसी भी इकोनॉमी के अंदर। अब अगर नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट कह रहे तो ये कैसे होता है, देखिए निरंतर यानी कि लगातार अर्थव्यवस्था में कुछ ना कुछ परिवर्तन होते रहते हैं, और उस परिवर्तन की वजह से कुछ लोग जो है ना प्रचलित मजदूरी दर पर काम प्राप्त नहीं कर पाते या फिर काम मिल ही नहीं पाता उनको, तो ऐसी स्थिति को हम लोग प्राकृतिक बेरोजगारी कहेंगे। अब आपका कहना होगा कि सर इतना लिखना पर्याप्त तो होगा 3 नंबर के लिए, तो देखिए इकोनॉमिक्स में कुछ कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे आपको जो कि सिर्फ एक लाइन में ही उसका उत्तर दिया जा सकता है। ठीक है, तो यहां पर आप इसको ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और इसमें भी फुल के फुल नंबर आते हैं। कई सारे क्वेश्चन होंगे जिसमें कि टेबल और डायग्राम भी देना पड़ता है, जबकि 3 नंबर का सवाल है, समझ पाए? जैसे कि मैंने पीछे भी बताया आपको, तो आप वहां पर वैसे करना। तो ये प्राकृतिक बेरोजगारी क्या है कि देश में लगातार कुछ ना कुछ चीजें बदलती रहती है, परिवर्तन होती रहती है, और उसकी वजह से कुछ लोग प्रचलित मजदूरी दर पर काम नहीं प्राप्त कर पाते हैं, यानी कि रोजगार मिलता ही नहीं, तो यानी कि वो बेरोजगार रह गए, और ये प्राकृतिक रूप से नेचुरली ऐसा होना संभव है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये बढ़िया सा क्वेश्चन आ रहा है, सरकारी बजट के किन्हीं 3 प्रमुख उद्देश्यों को लिखिए। गवर्नमेंट जो बजट तैयार करती है, सरकार जो बजट बनाती है, उसके पीछे सरकार का क्या मकसद होता है, क्या उद्देश्य होता है, तो ऑब्जेक्टिव्स यहां पर देख लीजिए, हमने मेंशन कर दिया है। सबसे पहले यहां पर देखो 4 हमने लिख दिया है, लेकिन क्वेश्चन में पूछा हुआ 3। अब मैंने 4 क्यों लिखा है, वो कहते हैं ना काश अगर 2 दिल होते सीने में, एक टूट भी जाता तो तकलीफ ना होती जीने में, तो इसलिए मैंने एक्स्ट्रा यहां पर दे दिया है ताकि आप एक भी अगर भूल जाएं तो दूसरा आपके काम आ जाए। ठीक है, यहां पर देखोगे सबसे पहला मकसद होता है सरकार का, उद्देश्य होता है बजट बनाते समय कि संसाधनों का पुनः वितरण करना है। अब ये पुनः वितरण कहने का मतलब क्या है, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस। देखिए देश के अंदर संसाधनों का वितरण तो एक बार मान लीजिए सही ढंग से अगर कर दिया जाए तो क्या वो वैसा ही रह जाएगा, नहीं, क्योंकि हम सभी के आर्थिक जीवन में सबका पूर्ण रूप से नियंत्रण है ही नहीं, हम कब किस चीज की मांग कर लेंगे कहा नहीं जा सकता। ठीक है, तो इसलिए
सरकार दोबारा से उसे व्यवस्थित करने की कोशिश करती है बजट के माध्यम से। किस क्षेत्र में कितने साधन लगाए जाएंगे, प्राथमिक क्षेत्र में कितने साधन, दूसरे क्षेत्र में कितना, यानी कि द्वितीयक क्षेत्र में कितना, जिसे औद्योगिक क्षेत्र कहते हैं, और तृतीयक क्षेत्र जिसे सेवा क्षेत्र कहते हैं, उसमें संसाधन कितने लगाए जाएंगे, ये सारे के सारे जो है ना यहाँ पर गवर्नमेंट डिसाइड करती है। तो साधनों का या फिर संसाधनों का पुनः वितरण हो जाता है प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र के अंदर। सरकार ये पहले ही बजट में उल्लेख कर देती है, मैंने इसका जिक्र किया था, ये सारी चीजें अनुमानित रूप से होता है, लेकिन इसी के आधार पर पूरी की पूरी योजना या कार्यक्रम बनाती है सरकार। दूसरा होता है उद्देश्य आय और संपत्ति का पुनः वितरण करना। देश के अंदर लोग कुछ अमीर भी हैं, कुछ मध्यम वर्ग के हैं, कुछ गरीब भी हैं। अब सोचिए अमीरों और गरीबों के बीच में आप अगर खाई देखें, अंतर देखें तो बहुत ज्यादा नजर आता है। इसे देश के अंदर आर्थिक विषमता कहते हैं, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी कहते हैं। और इस इनइक्वालिटी को कम करने के लिए सरकार यहां पर बजट तैयार करती है, ताकि जो लोग अब टैक्स के दायरे में आते हैं, क्योंकि सरकार टैक्सेस में भी चेंजेस करती रहती है, कितने आमदनी होने पर टैक्स लगाएंगे गवर्नमेंट, ये भी चेंजेस होते रहता है, जिसे टैक्स स्लैब कहते हैं, है ना। तो ये पूरा का पूरा फॉर्मेट बदलते रहता है वार्षिक हिसाब से। अब सरकार ने मान लो डिसाइड कर दिया कि 5 लाख से जिसकी आमदनी ऊपर है उस पर इतने % टैक्स लगेंगे। अब यानी कि वो लोग टैक्स के दायरे में आ गए, लेकिन जिनकी आमदनी 5 लाख रुपए से कम है वार्षिक, तो उन पर टैक्स नहीं लगेगा। तो ऐसे में क्या होगा, गवर्नमेंट जो है ना अमीरों से टैक्स प्राप्त करती है, ठीक है, और वो पैसा गरीबों के ऊपर में कल्याण के लिए खर्च करती है, अलग अलग योजना, कार्यक्रम या फिर नीतियां बना करके। समझ आया। तो यहां पर इससे क्या होता है, देश में आय और संपत्ति को लेकर के थोड़ी बहुत तो समानता लाने की कोशिश करती है। हालांकि किसी भी देश में, फिर से कह रहे हैं, समानता नाम की चीज होती नहीं है वास्तव में, ठीक है। यानी कि अमीरों और गरीबों को कभी भी एक समान स्तर पर नहीं लाया जा सकता, बात समझिए। लेकिन अमीरों और गरीबों के बीच में बहुत ज्यादा अंतर भी होना ठीक नहीं है, नहीं तो इससे देश में आपराधिक मामले देश में बढ़ना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। लूट, मार काट, हत्या, बलात्कार, ये सब चीजें होनी शुरू हो जाती है। और इस चीज को खत्म करने का अच्छा तरीका है, सरकार आय और संपत्ति को लेकर के समानता लाने की चेष्टा करती है, कोशिश करती है, प्रयास करती है। ये समझ आया। चलो अब देखो यहां पर क्या कह रहे हैं, तीसरा क्या है, तीसरा है अर्थव्यवस्था में स्थिरता। यानी कि देश के अंदर में वस्तुओं का कीमत कभी आप देखोगे बहुत ज्यादा हो गया, कभी बहुत कम हो गया। ये क्या होता है, खास करके जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट होते हैं, कृषि उत्पाद होता है, टमाटर का हो, है ना, इसका दाम आप देखोगे कभी आसमान छू जाता है और कभी 2 रुपए भी नहीं कोई पूछता। तो ऐसी स्थिति को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट बजट तैयार करती है। समझ आया। तो ये कैसे लाया जाता है, दरअसल इस पर अलग से एक बहुत ही जब हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन में जाएंगे डिटेल में बात कर देंगे। बट ये स्थिरता कहने का मतलब है कि व्यापार के क्षेत्र में उतार चढ़ाव आते रहता है। कभी मांग बहुत ज्यादा हो रहा है, अच्छा स्थिति में यानी कि देश, कभी बहुत मांग कम हो रहा है, सामान बिक ही नहीं रहा है, जिसे मंदी की स्थिति कहते हैं। कभी स्थितियां बहुत अच्छी है, कभी रोजगार का सृजन बहुत अच्छे से हो रहा है देश में, और कभी पता चल रहा है कई लोग बेरोजगार हो जा रहे हैं, ठीक है। तो ये सारे मामले चूंकि फ्लैक्चुएट होते रहता है व्यापार के क्षेत्र में, इसीलिए इसको व्यापार चक्र कहते हैं। तो ये व्यापार चक्र को ही दरअसल नियंत्रित करने की कोशिश की जाती है बजट के माध्यम से, ठीक है ना। देखो अगला क्या है, सार्वजनिक उद्यमों का प्रबंधन। देखिए यहां पर गवर्नमेंट कुछ कुछ इंडस्ट्री सेटअप करती है, उद्योग धंधे स्थापित करती है, और उसे जनता की हित के लिए संचालित भी करती है। अब जरूरी है कि ऐसे उद्योगों को बचा करके रखा जाए, नहीं तो प्राइवेट सेक्टर जो है मोनोपोली पावर हासिल कर लेते हैं, कई बार एकाधिकार स्थापित कर लेंगे। और वैसे में आपको पता है वस्तुओं की कीमतें लगातार बढ़ती चली जाएगी, बहुत महंगी होगी वस्तु, और वो कहीं ना कहीं मजदूरों का और दूसरी तरफ से उपभोक्ताओं का शोषण भी शुरू कर देते हैं। तो ऐसे में उस मोनोपोली पावर को बिल्कुल नियंत्रित रखने के लिए सरकार सार्वजनिक उद्यमों का प्रबंधन करती है, यानी कि मैनेजमेंट करती है। तो ये सारे उद्देश्य के साथ सरकार बजट तैयार करती है, ये आपको पता चल गया। अब हम लोग यहां पर बाकी क्वेश्चन देखने वाले हैं 2020 का। 2020 में भी कुछ क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे रिपीटेड सा ही, ठीक है ना। तो यहां पर देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। सबसे पहला क्वेश्चन है व्यष्टि अर्थशास्त्र, जो कि हम लोगों ने पहले ही कर लिया है बहुत अच्छे से, यानी कि ये क्वेश्चन बहुत बार घुमा घुमा करके पूछा गया है, ठीक है। चलो अब यहां पर आते हैं दूसरे क्वेश्चन के ऊपर। ये है आपका मांग का नियम। अब तक हम लोगों ने मांग देखा हुआ है, ठीक है ना, और मांग, बाजार मांग वक्र को भी पढ़ा, लेकिन अब कह रहा है मांग का नियम, जो कि दूसरे अध्याय से संबंधित है। कौन से चैप्टर से संबंधित है, दूसरे अध्याय से संबंधित है। अब मांग चूंकि यहां पर आपने समझ लिया है, ठीक है,
तो मांग आपने क्या देखा कि किसी भी वस्तु का वह मात्रा जिसे एक निश्चित समय और निश्चित मूल्य पर खरीदा जा सकता है। लेकिन यहां पर मूल्य अगर परिवर्तन हो जाए तो मांग की मात्रा में परिवर्तन होगा या नहीं? सर होगा, ठीक है ना, होगा या नहीं? होगा। देखो, तो वैसी चीज को मांग के नियम में हम लोग पढ़ते हैं, यानी कि मांग का जो नियम है ये किसी वस्तु के मूल्य और मांग की मात्रा में संबंध को बतलाता है। वस्तु के मूल्य और मांग की मात्रा में रिलेशन को बता रहा है मांग का नियम। और मांग के नियम के अनुसार देखें तो मांग और मूल्य में विपरीत संबंध पाया जाता है। इस चीज को आप नोट कर लीजिएगा, विपरीत संबंध पाया जाता है मांग और मूल्य के बीच में। अर्थात यानी कि आप कह सकते हैं मांग का नियम यह बतलाता है कि यदि अन्य बातें समान रहे तो। अब ये क्या है? उपभोक्ता का आदत, फैशन, रुचि परिवर्तन नहीं हो रहा है, उपभोक्ता की आमदनी में परिवर्तन नहीं हो रहा है, समय और मौसम में परिवर्तन नहीं हो रहा है, विज्ञापन करने के तौर तरीके में परिवर्तन नहीं हो रहा है, सरकार की राजकोषीय नीति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो यहां पर दरअसल में सिर्फ परिवर्तन क्या हो रहा है? सिर्फ परिवर्तन हो रहा है वस्तु का मूल्य। बाकी सारी चीजें जो मांग को प्रभावित कर सकती हैं उसे स्थिर रखा गया है, ठीक है ना। तो बताइए ये मांग का नियम क्या स्पष्ट करता है? तो ये कह रहा है कि यदि अन्य बातें समान रहे तो किसी वस्तु के मूल्य में वृद्धि होने पर मांग कम हो जाती है, क्योंकि मूल्य जब बढ़ जाएगा तो यानी कि महंगी लग रही है हमें वस्तु, तो उस दौरान लोग वस्तु की मांग कम कर देते हैं। और मूल्य में कमी होने पर मांग में वृद्धि होती है, और मूल्य जब कम हो जाता है यानी कि सस्ता जो हो जाता है तो हम लोग उसकी डिमांड ज्यादा करना शुरू कर देते हैं। तो मांग का नियम क्या बता रहा है? मांग और मूल्य में विपरीत संबंध को बता रहा है, ठीक है, सिर्फ संबंध और कुछ नहीं। तो आप इसको ऐसे दिखा सकते हैं कि देखिए यहां पर px लिखा गया यानी कि x वस्तु का मूल्य, यहां पर लिखा गया dx यानी कि डिमांड है x वस्तु का। जब 5 रुपए कीमत था, प्रति इकाई 5 रुपए के हिसाब से मिल रहा था सामान, तो देखो यहां पर 100 इकाई मांग हो रहा है। लेकिन जैसे ही वस्तु 4 रुपए प्रति इकाई हो गया यानी कि वस्तु का दाम कम हो गया, तो देखिए डिमांड बढ़ गया है, 100 से सीधा 200 इकाई हो जा रहा है। अब यहां पर देखिएगा 3 रुपए प्रति इकाई पर मांग देखिए 300 इकाई हो गया। आगे देखिएगा 2 रुपए कीमत पर, 2 रुपए प्रति इकाई कीमत पर देखो 400 इकाई मांग हो रहा है। और जब 2 रुपए से भी मूल्य घट करके 1 रुपया हो गया यानी कि वस्तु फिर से सस्ती हो गई, तो मांग देखो फिर से बढ़ गया। यानी कि जैसे जैसे वस्तु सस्ती होती जाती है मांग बढ़ती जाती है, और जैसे जैसे वस्तु महंगी होती जाती है मांग कम होती जाती है। यानी कि मूल्य और मांग के बीच में कैसा संबंध है? उल्टा, ऋणात्मक, ठीक है ना, या फिर विपरीत संबंध है। वही चीजें यहां पर भी मेंशन किया गया है, आप पढ़ सकते हो। लॉ ऑफ डिमांड को अंग्रेजी में भी लिख दिया गया है। कैसे लिखा हुआ है लॉ ऑफ डिमांड को? कह रहे हैं कि व्हेन द प्राइस ऑफ एनी प्रोडक्ट, किसी भी वस्तु का मूल्य इंक्रीजेज यानी कि बढ़ जाता है, देन इट्स डिमांडेड क्या हो जाता है? डिमांड फॉल हो जाता है, डिमांड विल फॉल। यानी कि व्हेन द प्राइस ऑफ एनी प्रोडक्ट इंक्रीजेज, जब किसी वस्तु का दाम बढ़ जाता है, देन इट्स डिमांड विल फॉल, तो इसका मांग क्या हो जाएगा? घट जाएगा। लेकिन व्हेन इट्स प्राइस क्या बोल रहा है? व्हेन इट्स प्राइस डिक्रीजेज, लेकिन जब इसका प्राइस घट जाता है, देन इट्स डिमांड विल इंक्रीजेज इन मार्केट, बाजार में उसकी मांग बढ़ जाती है जब उसका कीमत घट जाता है, ठीक है। तो ये बातें ध्यान रखना, मूल्य और मांग के बीच में विपरीत संबंध पाया जाता है। और इसी तरीके से यहां पर कह रहे हैं कि मांग वक्र का जो स्लोप होता है ये नेगेटिव होता है, ऋणात्मक ढाल वाला होता है। तो मांग का नियम क्या बताया? मांग और मूल्य में विपरीत संबंध को बताया। ये जो तीसरा क्वेश्चन है आपका, ठीक है ना, ये क्या कह रहा है? निजी वस्तु। निजी वस्तु कहने का मतलब होता है प्राइवेट गुड्स, यानी कि ऐसी वस्तु जो कि पैसे देने के बाद ही प्राप्त हो सकते हैं और उसका कंजम्पशन किया जा सकता है, अन्यथा नहीं, आमतौर पर यही कहते हैं। तो यहां पर देखिएगा निजी वस्तुएं वे होती हैं, है ना, वे वस्तुएं हैं जिन्हें एक व्यक्ति अपने उपभोग के लिए प्राप्त करता है और एक व्यक्ति द्वारा उपभोग किए जाने पर अन्य किसी व्यक्ति को उससे वंचित रखा जाता है। मान लीजिए ये सामान बाजार में था, पैसे देकर के इसको हमने खरीद लिया, अब ये मेरे पास आ गया, है ना, मैंने खरीद लिया तो हम तो उपभोग कर सकते हैं इसका। लेकिन ये चूंकि बाजार से मेरे पास आ गया, तो बाजार में अगर कोई अब दूसरा व्यक्ति जाएगा तो उसको ये मिल नहीं पाएगा। समझ पाए? तो यही है दरअसल निजी वस्तु, यानी कि एक ऐसा वस्तु है जिसका आपने अगर उपभोग कर लिया तो दूसरे व्यक्ति उसे उपभोग नहीं कर पाते हैं, वंचित रह जाते हैं उपभोग करने से। क्यों? क्योंकि ये वस्तुएं सिर्फ परचेजिंग पावर से ही हासिल की जा सकती हैं आमतौर पर। इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्रायः निजी वस्तुएं तभी उपलब्ध होती है जब उपभोक्ता इसके लिए कुछ ना कुछ भुगतान करने के लिए तैयार रहते हैं,
तत्पर रहते हैं। ठीक है, तो ये बातें समझ आ गई होगी, बहुत आसान कंसेप्ट है। अब ये क्वेश्चन ये है बाजार से संबंधित, यानी कि अध्याय 4 से संबंधित। ठीक है, अध्याय 4 से संबंधित ये क्वेश्चन है, एकाधिकार, जिसे अंग्रेजी में मोनोपोली कहते हैं। यहां पर एक चीज ध्यान रखिएगा कि ये जो मोनो है इसका अर्थ होता है सिंगल, यानी कि केवल और केवल एक। ठीक है ना, और दूसरा अर्थ है पॉली, तो पॉली का अर्थ होता है विक्रेता, यानी कि सामान बेचने वाला। तो बताइए, मोनो मतलब सिंगल, पॉली मतलब विक्रेता, यानी कि एक विक्रेता। अब सोचिए कोई भी वस्तु है या फिर कोई भी सेवा है, उसे बनाने वाला या फिर बेचने वाला केवल एक ही है, दूसरा कोई नहीं बनाता। तो ऐसे में उसका उस वस्तु के ऊपर एकाधिकार स्थापित हो गया। ठीक है ना, जैसे देखो कह रहे हैं कि एकाधिकार बाजार की वह स्थिति है ना, एकाधिकार बाजार, बाजार की वह स्थिति है, ऐसे कहो, ऐसे मैं पढ़ लेता हूं, एकाधिकार बाजार की वह स्थिति है, ठीक है, जिसमें किसी वस्तु या सेवा का केवल एक ही विक्रेता होता है। विक्रेता केवल कितना? एक, किसी वस्तु या सेवा के लिए। उस वस्तु का कोई निकटतम स्थानापन्न होता भी नहीं, यहाँ पर क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं होता यहाँ पर एकाधिकार बाजार के अंदर। और इस बाजार में नए फर्मों के प्रवेश पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया जाता है। तो ऐसे ही यहाँ पर एकाधिकार बाजार कहेंगे। और एकाधिकार बाजार के अंदर जो फर्म है, यानी कि जो वस्तु को बेचने का काम करता है, वो वस्तु को बनाने का भी काम करता है, यानी कि खुद वो उद्योग भी है और खुद फर्म भी है, खुद फर्म भी है, खुद इंडस्ट्री भी है। कहाँ पर? एकाधिकार बाजार के अंतर्गत। ठीक है ना, सो यहाँ पर ध्यान रखिएगा। अब कह रहे हैं कि एकाधिकार बाजार में कीमत विभेद की नीति, यानी कि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन पॉलिसी को अपनाया जाता है। अब ये क्या है? देखिए, एकाधिकार है, चूंकि मान लीजिए मुझे इस प्रोडक्ट के ऊपर ये सामान और कोई नहीं बनाता, भूल जाओ सिर्फ मेरे ही पास मिलेगा आपको ये वाला सामान। अब ऐसे में क्या होगा, इसकी कीमत मैं अपनी मर्जी के हिसाब से सेट कर सकता हूँ, या तो ज़्यादा या फिर कम। अगर मुझे लगा कि कोई गरीब इंसान है, पैसे कम दे सकता है ना, क्योंकि उसकी आमदनी कम है, तो मैं उसे सस्ते में बेच सकता हूँ। लेकिन कोई अगर कह रहा है, मैंने देखा उसका सूट बूट बहुत अच्छे से पहन कर गया, बड़ा अमीर व्यक्ति है भाई, उससे मैंने ज़्यादा चार्ज कर लिया, तो एकाधिकार की ये नीति होती है जिसको हम प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं या फिर कीमत विभेद कहते हैं। तो एकाधिकार बाजार में कीमत विभेद की नीति अपनाई जाती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा आपसे, और यहाँ पर इसका मतलब क्या है, तो ये है मतलब कि किसी एक ही तरह की वस्तु के लिए अलग अलग क्रेताओं से अलग अलग कीमत वसूला जाता है फर्म के द्वारा। तो ये जो नीति है कि एक ही तरह की वस्तु था, सोचिए ऐसा वस्तु दो है हमारे पास और दो कंज्यूमर आए, एक को मैंने सस्ते में बेच दिया, एक को महंगे में बेच दिया, तो यहाँ पर प्राइस क्या हो गया? डिस्क्रिमिनेट हो गया, अलग अलग कीमत पर मैंने बेचा है। तो दरअसल ये नीति एकाधिकार बाजार में अडॉप्ट किया जाता है, अपनाया जाता है। ठीक है, चलो फटाफट से आते हैं इस वाले क्वेश्चन पर, और ये तीसरे अध्याय से संबंधित है, अध्याय 3 से संबंधित है। अब ये सीमांत लागत यानी कि मार्जिनल कॉस्ट होता क्या है? देखिए, जब हम कोई एक वस्तु की और अतिरिक्त इकाई उत्पादन करते हैं, मान लीजिए कि हम यहाँ पर उत्पादन की इकाई ले लिए 10, और कोई भी वस्तु 10 इकाई उत्पादन करने के लिए हमें लागत आ रहा था 100 रुपया, लेकिन हम चाह रहे हैं कि एक इकाई और बढ़ा लें। केवल बढ़ाया कितना? मैंने एक एक्स्ट्रा किया हुआ है। ठीक है, तो उसकी वजह से मान लीजिए कि यहाँ पर अब कुल लागत आ रहा है 120। तो आप इसे क्या कहेंगे कि यहाँ पर लागत तो बढ़ गया, कितना बढ़ा? 20 रुपया बढ़ा, यानी कि 20 रुपया यहाँ पर चेंजेस आया है कुल लागत में। तो कुल लागत में जितना परिवर्तन आ रहा है उसी को कहते हैं दरअसल सीमांत लागत। लेकिन यहाँ पर परिवर्तन कब आया? जब हम एक वस्तु का जो 10 इकाई उत्पादन कर रहे थे, अब उसे हम 11 इकाई उत्पादन करने लगे, यानी कि एक इकाई ज़्यादा उत्पादन करने लगे, और उसकी वजह से कुल लागत में जो परिवर्तन आया वो सीमांत लागत है। आप इसे घटा भी सकते हैं, यानी कि उत्पादन अगर हम कम कर दें, मान लो ऐसे कि उत्पादन हमने ले लिया था पहले 11, ठीक है ना, या फिर मान लो यहाँ पर 20 इकाई ले लिया था, उस समय कुल लागत आ रहा था 500 रुपया, लेकिन हमने कर दिया यहाँ पर मान लो 19 इकाई, यानी कि एक इकाई हमने यहाँ पर घटा दिया, तो कुल लागत में कुछ ना कुछ कमी आएगा, क्योंकि उत्पादन को कम किया गया है। तो यहाँ पर हमारा जो लागत है, मान लीजिए कि ये आ गया 460 रुपया, ऐसा कुछ। अब आप क्या कहोगे कि सर यहाँ पर लागत में कुछ ना कुछ परिवर्तन हुआ है, किसकी वजह से? वस्तु की एक इकाई कम उत्पादन करने पर कुल लागत में जितना कमी आया वो भी सीमांत लागत कहलाता है। कितना का कमी आया है? तो यहाँ पर देख लीजिए 40 का कमी आया है।
तो ये 40 ही हमारा सीमांत लागत कहलाएगा। उम्मीद है समझ आ गया होगा। तो देखिए परिभाषा कैसे लिखना है कि किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई उत्पादन करने के लिए कुल लागत में जितना परिवर्तन होता है उसे सीमांत लागत कहते हैं। एक वस्तु की, कोई भी एक वस्तु है मान लीजिए, उसकी एक अतिरिक्त इकाई, एक ज्यादा इकाई उत्पादन करने के लिए कुल लागत में जितना परिवर्तन आता है उसे सीमांत लागत कहते हैं। कुल लागत पहले देखिए 100 रुपया था, 10 इकाई जब उत्पादन कर रहे थे, एक इकाई उत्पादन जैसे मैंने बढ़ाया कुल लागत बढ़कर के हो गया 120, यानी कि बढ़ा कितना कुल लागत, सिर्फ 20, तो वही यहां पर कहेंगे हम लोग सीमांत लागत। अब इसे ऐसे भी परिभाषित कर सकते हैं कि कुल लागत में परिवर्तन की दर को सीमांत लागत कहते हैं। कुल लागत में सिर्फ देख लो कितने का परिवर्तन आया है, तो यहां पर आप ऐसे भी कह सकते हैं, लेकिन यहां पर ध्यान देना एक अतिरिक्त इकाई केवल उत्पादन किया जा रहा है और उसकी वजह से कुल लागत में कितना परिवर्तन आ रहा है, उसी परिवर्तन की दर को हम सीमांत लागत कहते हैं। तो मार्जिनल कॉस्ट का फॉर्मूला आप ये वाला लिख देना, MC इक्वल टू होता है डेल्टा TC बाय डेल्टा Q, ठीक है ना। फिलहाल आप ये ध्यान रखो, ये सूत्र जरूर शामिल कर देना, ठीक है ना, अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। अब ये बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन है, ये है अपना बैंकिंग सा, यानी कि मनी एंड बैंकिंग से रिलेटेड है क्वेश्चन, ये अपना अध्याय 7 से संबंधित है। कह रहे हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक का कोई 3 प्रतिबंधित कार्य लिखिए, 3 कार्यों को बताना है। इसके सबसे पहले ये बात समझ लीजिए कि भारत का जो केंद्रीय बैंक है उसी का नाम है भारतीय रिजर्व बैंक। ये भारत का केंद्रीय बैंक है जिसे आप RBI कहते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई थी, ठीक है ना। अब देखिएगा ये देश का सर्वोच्च बैंक होता है, यानी कि सभी व्यावसायिक बैंकों का ये मुखिया है, ठीक है ना, हेड है, आप ऐसा कह लो। तो ये देश के अंदर में मुद्रा और साख का नियमन और नियंत्रण भी करता है। सो इसके कौन कौन से काम हैं, यहां पर देखिए टू दी पॉइंट लिखेंगे। सबसे पहले है कागजी नोट जारी करना, लेकिन 1 रुपया के नोट को छोड़ करके भारत में 2 रुपया और उससे बड़े मूल्य वर्ग के जितने भी नोट हैं, 5 हो, 10 रुपये का हो, 20 रुपये का हो, 100 रुपये का हो, सभी मूल्य वर्ग के नोट RBI द्वारा ही जारी किया जाता है, 1 रुपये के नोट को छोड़ करके। क्योंकि 1 रुपये का जो नोट है ये भारत में वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है ना। अब देखो, यानी कि भारत सरकार जारी करती है, आप ऐसा कह दो। तो देश में कागजी नोट जारी करने का एकाधिकार, नोट जारी करने का एकाधिकार केंद्रीय बैंक को है, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को है। केंद्रीय बैंक जो है ना, इसी वजह से क्या कहलाता है, करेंसी ऑथोरिटी, ठीक है, बात समझ आया। करेंसी छापने का काम RBI का है। दूसरा देखो, बैंकों का बैंक, यानी कि देश में कई सारे व्यावसायिक बैंक हैं, है ना, जैसे बैंक ऑफ इंडिया है, SBI है, पंजाब नेशनल बैंक है, पंजाब एंड सिंध बैंक है ना, लेना बैंक है, देना बैंक है, महाराष्ट्र बैंक है ना, यूनियन बैंक है, ये सब सारे व्यावसायिक बैंक हैं। और इन बैंकों का मुखिया कौन है, केंद्रीय बैंक, जिसका यहाँ पर नाम है भारत के लिए कौन सा, भारतीय रिजर्व बैंक, यानी कि RBI। तो बैंकों का बैंक होता है और उनके कार्यों पर यह जांच पड़ताल करते रहती है कि किस ढंग से व्यावसायिक बैंक काम कर रहे हैं। क्योंकि केंद्रीय बैंक की स्थापना, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना आसपास के बैंकों, यानी कि व्यावसायिक बैंकों की निगरानी के लिए रखा गया है, ठीक है ना। चलिए आगे जाते हैं। समय समय पर व्यावसायिक बैंकों को उचित निर्देश या फिर सलाह भी देते रहती है। देश की अर्थव्यवस्था जैसी होगी परिवर्तित, उसके हिसाब से उनको रिपोर्ट दिया जाता है कि आप अभी इस प्रकार से काम करो, इतना ब्याज दर रखो, इन चीजों पर ऐसे काम करो, सारा सलाह निर्देश RBI का होता है, ठीक है ना। अब देखिएगा, जो केंद्रीय बैंक है देश का, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये भारत का बैंकर, भारत सरकार का बैंकर, ठीक है ना, सरकार का सलाहकार और सरकार का एजेंट भी होता है। सरकार दूसरी देशों से कुछ भी लेन देन करेगी, उन सभी मामलों में पैसे की बात आएगी तो एजेंट के तौर पर काम करती है RBI, ठीक है। सरकार को बीच बीच में सलाह भी दिया जाता है देश की स्थिति को देखते हुए, तो उस दौरान केंद्रीय बैंक सलाहकार भी है अपने देश की सरकार के लिए। सरकार का बैंकर है क्योंकि आम जनता यहां पर अपना खाता नहीं खुलवा सकता है। हम और आप यहां पर खाता नहीं खुलवा सकते रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में, यहां सरकार का खाता होता है, गवर्नमेंट का खाता होता है, ठीक है ना। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। अब एक रहा क्वेश्चन ये अपना सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, जिसे हम लोग मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कहते हैं। अब ये क्या है देखिएगा, कह रहे हैं सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। हम लोगों की आमदनी पहले मान लो कि 1000 रुपये थी, ठीक है, और उस वक्त खा पी करके खत्म कर दे रहे थे 600 रुपये।
जब हमारी आमदनी मान लो बढ़ करके हो गया 2000 रुपये, तो हमने कंजम्पशन शुरू कर दिया है 800 रुपये का। अब बताइए उपभोग में कितने प्रतिशत के हिसाब से चेंजेस आए हैं, कैसे निकालोगे? तो यहाँ पर सबसे पहले निकाल लेते हैं डेल्टा वाई, यानी कि y2 माइनस में y1। y2 कहने का मतलब पहले आमदनी यहाँ पर ले लेते हैं 2000 और ये ले लेते हैं 1000। कितने का परिवर्तन आया है इनकम को? इनकम में कितना परिवर्तन दिख रहा है? 1000 का। अब डेल्टा सी निकालिए। डेल्टा सी कहने का मतलब है C2 माइनस C1। C2 है कितना? 800 रुपये और C1 कितना है? 600। तो यहाँ पर परिवर्तन कितना आया? 200 रुपये का। तो देखा ये क्या है, यानी कि जैसे ही हमारी आमदनी बढ़ती है हम उपभोग बढ़ा देते हैं, आमदनी घटती है हम उपभोग घटा देते हैं। तो दरअसल उपभोग में कितना परिवर्तन आया है? आय में परिवर्तन होने की वजह से उसे ही सीमांत उपभोग प्रवृत्ति कहते हैं। समझ आया? तो देखिए आय में परिवर्तन के फलस्वरूप उपभोग में परिवर्तन के अनुपात को सीमांत उपभोग प्रवृत्ति कहते हैं। बहुत छोटा सा डेफिनेशन है, उदाहरण भी आप ये दे सकते हैं जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर दे दिया है। ठीक है, ये आप लिख सकते हैं, इवन 3 नंबर के सवाल बनते हैं तो ये लिख सकते हैं जैसे मैंने आपको दिखा दिया। अब ये सीमांत उपभोग फलन, सीमांत उपभोग फलन भी बोल सकते हैं। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति जो है ना, ये उपभोग वक्र के ढाल को बताता है। सो यहाँ पर देखिएगा उपभोग वक्र का ढलान इक्वल टू होता है एमपीसी, और एमपीसी का मतलब है डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। डेल्टा सी मतलब उपभोग में परिवर्तन। जैसे कि यहाँ पर आपने देखा उपभोग में परिवर्तन आया है 200 रुपये का और आमदनी में परिवर्तन आया है 1000 रुपये का। ठीक है ना, तो यहाँ से आप क्या कह दोगे? 200 कम 200 और 200 पचे कितना हो जाएगा? 1000। तो यहाँ पर 1/5 आ गया। ठीक है ना, 1/5 कहने का मतलब क्या होता है? आप यहाँ पर देखिए, 1 हमारा यहाँ पर है, 5 यहाँ पर, 0। ठीक है ना, 2 आ गया, मतलब यहाँ पर आप कह सकते हैं 0.2। क्या कहोगे? 0.2। और 0.2 कहने का मतलब है आप अथवा में कह दो 20%, यानी कि कंजूस हैं। क्यों? क्योंकि इनकम तो बढ़ गया लेकिन उपभोग में वृद्धि कितना हुआ? सिर्फ 20%। बढ़े हुए इनकम का 80% हिस्सा कहाँ है? पैकेट में सेव कर लिया है। तो ऐसे व्यक्ति कंजूस होते भाई, उपभोग में कम परिवर्तन किया है जबकि आमदनी अच्छा खासा परिवर्तन हुआ है आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर आते हैं, आखिरी ये क्वेश्चन होगा अपना। कह रहे हैं कि अपूर्ण प्रतियोगिता की कोई 3 विशेषताएं लिखिए, है ना। सोचो मार्केट में कंपटीशन नहीं है या फिर प्रतियोगिता बहुत कम है, ऐसा क्यों? क्योंकि हर एक जो सेलर होंगे वो अलग अलग तरह का प्रोडक्ट बेच रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ी सी प्रतियोगिता कम हो जाती है। उनके नाम, ब्रांड के नाम अलग अलग होते हैं, उनका शेप, साइज, कलर, टेस्ट सब अलग अलग होता है। तो ऐसे में कंपटीशन बहुत कम हो जाता है। वास्तविक में ऐसा ही बाजार आपको देखने को मिलता है। ठीक है, देखिएगा इसकी 3 विशेषताएं क्या है। सबसे पहली विशेषता, यहाँ प्रतिस्पर्धा करने वाली फर्मों की संख्या सीमित हो जाती है। ठीक है, दूसरी बात, इस बाजार में सभी विक्रेता स्थानापन्न वस्तुओं की बिक्री करते हैं, यानी कि वस्तु का नाम, उसका आकार, प्रकार, शेप, साइज सब अलग अलग रहता है हर एक विक्रेता के पास। अच्छी बात बताते हैं, इस बाजार में कोई भी नया फर्म प्रवेश भी कर सकता है और नहीं चाहता बेचना तो वो निकल भी सकता है, यानी कि प्रवेश और निकास में कोई प्रतिबंध नहीं होता, फुली फ्रीडम होता है, आज़ादी होती है। तो ये सारे क्वेश्चन हमने आपको एक एक करके करवा दिए हैं। अब आप लोग जो है ना, एक फर्ज बनता है आपका कि आप जितना ज़्यादा हो सके रिवाइज करिए। परफेक्ट तरीके से हर एक डेफिनेशन, हर एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया है, कुछ भी नहीं छूटा है। और जिस तरीके से हम लोगों ने आज अति लघु उत्तरीय प्रश्न या फिर वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन कवर किए हैं, बिल्कुल वैसा ही हम लोग जो है ना बाकी क्वेश्चंस भी कवर करने वाले हैं। और कॉमर्स वाला हिंदी मीडियम चैनल के ऊपर मैंने कहा 1 शॉट और जो अपना MCQs का सेशन लगा हुआ है वो आप जाकर के देख सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन तरीके से सारी चीज़ें एक्सप्लेन करके बताई गई है। बहुत सारी शुभकामनाएं। आज रखते हैं इस सेशन में इतना ही। जय हिंद।